नमस्कार दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो में एलएलबी ऑनर्स के इकोनॉमिक्स का रिवीजन करने का प्रयास करते हैं। इसमें हम यूनिट 1 का रिवीजन करेंगे और ये जो रिवीजन करने वाले हैं ये सेकंड सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 1 का रिवीजन करेंगे। ठीक है, यूनिट 1 में सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई तो हमारा पहला टॉपिक है मनी सप्लाई, आज इसके बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली मनी सप्लाई का मतलब होता है कि आपकी एक इकोनॉमी में कितनी मनी सप्लाई है। एक्चुअल में एक किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना और इसे कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक है ना, वो इस पर नजर बनाए रखता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके ग्रोथ को भी हैम्पर करता है। सो मनी सप्लाई जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके यूनिट 1 का पहला लेक्चर है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। बेसिकली जब भी आरबीआई, अब जब मनी सप्लाई की बात आती है तो मान लीजिए इसको रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। तो आरबीआई देखता है कि भाई हमारे इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसको हम कैसे मेजर करेंगे। तो इसने कुछ अलग अलग मेजरमेंट दिए हुए हैं, जैसे M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया, M4 हो गया, है ना। ये चार टर्म दिए हुए हैं और इस चार टर्म में हम अपने इवेंट टोटल मनी सप्लाई को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो चार टर्म है M1, M2, M3, M4, इसमें किस तरीके से इनका यूज करके हम मनी सप्लाई देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले M1 की बात करेंगे। M1 की बात करने के पहले आपको एक चीज बता दूं कि अब जब भी आप अपने इकोनॉमिक्स में या अपने इकोनॉमी में टोटल मनी सप्लाई देखना चाहोगे तो आपको उसमें कैश को भी लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप कोई क्वाइन है उसे भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इवन अगर आपने पैसा बैंक में रखा है वो पैसा भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे के सारे पैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। किस फॉर्मेट में किए जाते हैं? एग्जाम्पल के रूप में मान लो M1 है, तो जब भी आपको M1 कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि आपकी पब्लिक के पास कितनी करेंसी है। करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, है ना। ये हमारा M1 हो गया। ठीक है, ये हमारा M1 हो गया। ठीक है, ये हमारा M1 हो गया। इसका मतलब ये है कि करेंसी विथ पब्लिक, यानी हम आप जैसे लोगों के पास कितनी मात्रा में करेंसी है। अब इसमें आप नोट्स भी देख सकते हो या क्वाइन भी देख सकते हो, है ना। तो करेंसी यानी हमारे हाथ में कितना पैसा है जिसे हम जब चाहे तुरंत यूज कर लें। लिक्विड मनी हो, लिक्विड मनी वह होती है जिसे आप इमीडिएट यूज कर सकते हो। तो हमारे पास लिक्विड मनी कितना है वो हम आएंगे यहाँ पे करेंसी विथ पब्लिक में। सेकेंड आता है डिमांड डिपॉजिट, डीडी। डीडी को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा पैसा है जो आपने अपने पास तो नहीं रखा है, बैंक में रखा है, और लेकिन अगर बैंक से आप मांगेंगे तो बैंक आपको इमीडिएट वो चीज उपलब्ध करवा देगा, वो पैसा उपलब्ध करवा देगा। वो हो गया डिमांड डिपॉजिट। अब आप सोचोगे कि यार इसमें क्या क्या आ सकता है, तो इसमें एक आता है आपका सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा आपने रखा है वो आ जाएगा। और दूसरा आता है करंट अकाउंट। दूसरा आता है करंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट में जो पैसा आपने रखा और करंट अकाउंट में जो पैसा रखा है ये आपकी डिमांड डिपॉजिट में आ जाएगा, है ना। जो ऐसा डिपॉजिट जो डिमांड करने के बाद तुरंत आपको उपलब्ध करा दिया जाए। और तीसरा है ओडी यानी अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट में हम कुछ ऐसे पैसे को कैलकुलेट करते हैं जो कि बैंक्स के पास एक्स्ट्रा है और वो आरबीआई में जमा कर देते हैं, है ना। तो वो पैसे ओडी में कैलकुलेट किए जाते हैं। इनकी मात्रा कम होती है, बट ये जो है ये हमारे करेंसी का मेन पार्ट है, यानी हमारी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है उसमें इनका एक बड़ा रोल होता है। तो आपने M1 को समझा। आते हैं M2 पे। अगर M2 की बात करें तो M2 में हम M1 को ले लेते हैं, M2 में हम M1 को ले लेते हैं प्लस M1 को ले लेते हैं प्लस सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में, जो सेविंग अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में उसको ले लेते हैं। M1 तो आपने समझ लिया कि M1 को, इसके पहले के स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि M1 में क्या क्या चीजें कैलकुलेट की जाएंगी। अगर सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे समय में, यानी भारत एक गांव का देश है और पहले सेविंग अकाउंट लोग पोस्ट ऑफिस में ज्यादा यूज करते थे। तो पहले पोस्ट ऑफिस का ज्यादा यूज होता था। अंग्रेजों के समय में हमारे पास बैंकिंग व्यवस्था उतना मजबूत नहीं थी, तो पोस्ट ऑफिस ज्यादा यूज किया जाता था, है ना। तो लोगों का अकाउंट भी पोस्ट ऑफिस में हुआ करता था। तो उस समय के हिसाब से ये मेजर करने का, मनी सप्लाई मेजर करने के लिए इस फैक्टर को यानी M2 को लाया गया था। और M2 में जो सेविंग अकाउंट खोला जाता था
पोस्ट ऑफिस में उसको कैलकुलेट किया जाता था। अब इस सेविंग अकाउंट में भी दो टाइप में आ जाएगा, एक तो करंट अकाउंट आ जाएगा और एक सेविंग अकाउंट आ जाएगा, है ना। तो जो भी आपके सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस में है, तो बेसिकली M2 में हम M1 को ले लेते हैं और सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस में ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि आज के समय में आप देखोगे पोस्ट ऑफिस उतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, लेकिन जब ये मनी सप्लाई के लिए मीजर तैयार किया गया था उस समय पोस्ट ऑफिस का बहुत ज्यादा बोलबाला था। हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो गाँव का देश है और उस समय गाँव में हर जगह पोस्ट ऑफिस पहुंचती थी। बैंक यानी बैंकिंग स्ट्रक्चर इतना ज्यादा मजबूत नहीं हुआ करता था, और अगर जब बैंकिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत नहीं था तो लोगों के पास ऑप्शन होता था पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करना। उस समय पोस्ट ऑफिस भी आपसे जो जमा है वो स्वीकार करती थी, और वो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट यहां पर भी आप ओपन कर सकते थे। तो ये वाला पैसा यानी इसके सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो पैसा है वो आपके M2 में शामिल कर लिया जाता था। तो M2 भी आप समझ गए। अगर आप बात करें M3 में क्या आता है, तो M3 में M1 आता है प्लस टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक, टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक। इसको समझने का प्रयास करते हैं। M1 तो आपने समझ लिया क्योंकि पहले स्लाइड में हमने आपको बता दिया था। तो M1 के अलावा टाइम डिपॉजिट इसमें आता है। अब आप सोचोगे टाइम डिपॉजिट क्या होता है? एक ऐसा डिपॉजिट जिसमें टाइम हमेशा मैटर करता हो। एग्जाम्पल के रूप में आप बैंक के पास जाते हो और बैंक के पास जाते हो और कहते हो कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए है और मैं आपके पास रखना चाह रहा हूं। तो बैंक वाले कहते हैं ठीक है, कितने दिन तक के लिए आप रखना चाह रहे हो? आपने बोला सर 1 साल के लिए रखना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कर दो। तो 1 ईयर के लिए अगर आप जमा कर रहे हो तो बैंक वाले कह रहे हैं हमारे पास प्लान है, आप एफडी कर लो, हम आपको 7% ब्याज देंगे, 7% पर एनम के हिसाब से ब्याज दे देंगे और आप 1 लाख रुपए एफडी करके हमारे पास रख दो। बट आप ये बताते हो कि भाई मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास मेरी 25,000 रुपए सैलरी है और मुश्किल से मैं 2,000 रुपए 3,000 रुपए बचा पाता हूं हर महीने, और मैं चाहता हूं वो बैंक में मैं जमा करूं। तो बैंक बोलेगा कि ठीक है, आपके पास मेरे पास एक अच्छा आपके लिए एक अच्छा विकल्प उपलब्ध है जो कि आरडी के नाम से है। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। और आप आरडी में ये 2,000 रुपए जो आप सेविंग कर रहे हो ना, 2,000 रुपए पर मंथ आप इसे जमा करो। 2,000 रुपए पर मंथ आप जमा करो और मैं इतना ब्याज आपको इसमें भी दे दूंगा, 7% ब्याज मैं इसमें भी दे दूंगा। तो जब भी टाइम डिपॉजिट की बात आ रही है तो आप देखोगे अगर एफडी कर रहा है इसमें भी टाइम मैटर करता है, और अगर आरडी किया जा रहा है तो भी टाइम मैटर करता है। एफडी में क्या होता है, एक बार में पैसा जमा कर रहे हो, और आरडी में क्या होता है, हर महीने में आप पैसा जमा कर रहे हो। दोनों में मेन अंतर आपने समझ लिया, और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम डिपॉजिट में ये दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो M3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो आरबीआई है सबसे ज्यादा इसी का यूज करती है। आरबीआई सबसे ज्यादा इसी का यूज करती है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जब भी आरबीआई अप्लाई करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास करती है, तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है M3 का। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसीलिए इसे बोला जाता है ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो हमारे पास मनी सप्लाई है वो कवर हो गई है ना, तो ये ब्रॉड मनी है। और M1 की बात करें तो M1 को नैरो मनी बोला जाता है। लिख देता हूं, M1 को बोला जाता है नैरो मनी। M1 को नैरो मनी बोला जाता है, यानी यह जो पैसा है इसका आरबीआई डायरेक्ट यूज तो नहीं करती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लिक्विड फॉर्मेट में होता है, तो कभी भी हम ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। लेकिन M3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना। और ये आपके पास एक लास्ट बचता है मेजरमेंट, वो होता है M4, है ना, M4 होता है। M4 में हम M3 को ले लेते हैं और प्लस पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट को ले लेते हैं। इसमें कुछ अदर डिपॉजिट भी आते हैं, उनको भी हम ले लेते हैं, बट मेनली पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट लिया जाता है। अब ये पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट में क्या क्या हो सकता है, तो इसमें भी वही जो एफडी होता है, जो पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करते हो और जो आरडी करते हो, जैसे मैंने बैंकिंग सिस्टम में बताया, वो चीजें यहाँ पर भी शामिल कर ली जाती है जिसमें टाइम मैटर करता है ना। और इस तरीके से आप देखोगे सबसे ज्यादा लीस्ट लिक्विड अगर कोई है, यही है।
लीस्ट लिक्विड, लीस्ट लिक्विड मतलब तरलता बहुत कम होती है, तरलता इसमें न के बराबर होती है, और ये आपका M4 है। तो इस तरीके से मनी सप्लाई में आपने सारी चीजें कवर कर ली। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आ सकता है, तो जब भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर होगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा, और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें बहुत ज्यादा आपको 1 से 1.5 पेज मैक्सिमम लिखना है, यानी 100 से लेके 150 या 200 वर्ड आपको लिखना है ना, 100 से लेके 150 या 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है कि मनी सप्लाई को टोटली आप इंडिया में कैसे मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं, ये डिफाइन करिए, तो आपको M1, M2, M3, M4 सारी चीजें लिखना है, एक्सप्लेन करना है। पहला नेचर हो गया क्वेश्चन का ये, और दूसरा नेचर ये हो सकता है कि आपको M1 के बारे में, M3 के बारे में पूछ दे, तो आपको सिर्फ M1 और M3 के बारे में लिखना है, थोड़ा सा एक बेस बना के M1 M3 के बारे में एक्सप्लेन कर देना। बेसिकली आपके पहले लेक्चर से यही क्वेश्चन बन सकता है। आते हैं दूसरे लेक्चर पे। अब जब भी बात करेंगे इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं आपके एग्जाम में, सो इसे बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिकली इन्फ्लेशन, एक तो शब्द आपने सुना होगा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, और सेकेंड होता है इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स, ये वाला, दोनों में अंतर होता है। इन्फ्लेशन का मतलब सिंपल सा ये होता है महंगाई, है ना, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, यानी अगर चीजों के प्राइजेस बढ़ने लग रहे हैं, चीजों के प्राइजेस बढ़ने लग रहे हैं, इसका मतलब जो आपके पास मनी है, इसकी परचेजिंग पावर कम हो रही है। चीजों के दाम बढ़ रहे हैं और मनी की परचेजिंग पावर कम हो रही है, इसका मतलब ये इन्फ्लेशन है। अब चीजों के दाम बढ़ने में सिर्फ एक चीज कभी भी ये निर्धारित नहीं करती है कि महंगाई है या नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूं कि आप प्याज खरीदने जा रहे हो, और मार्केट में प्याज का दाम बहुत ज्यादा हाई हो गया है, लगभग 200 रुपए केजी है, प्याज 200 रुपए केजी, लेकिन और सारी सब्जियां जो है वो सस्ती मिल रही हैं, और बहुत सारे खाने के सामान सस्ते मिल रहे हैं, तो आप ये बोले बड़ी महंगाई है क्योंकि प्याज इतना ज्यादा महंगी हो गई। तो इन्फ्लेशन सिर्फ प्याज से हम नहीं मापते हैं, इन्फ्लेशन मापने के लिए प्याज जैसे और इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने दैनिक लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनका एक बास्केट बनाया जाता है, उसमें हो सकता है 10, 20, 50, 100 गुड्स हो, उनका एक बास्केट बनेगा, और उन सारे उस बास्केट में जितने भी सामान है, जितने भी वस्तुएं हैं, उनके प्राइस ये डिफाइन करेंगे कि एक्चुअल में महंगाई है कि नहीं है ना। एक इंडिविजुअल गुड्स कभी भी महंगाई को डिफाइन नहीं करता, नंबर ऑफ गुड्स महंगाई को डिफाइन करते हैं, ये चीज समझना है। आपने देख लिया इन्फ्लेशन क्या है, लेकिन जब भी आप इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स की बात करते हैं ना, इसमें आपको ये देखना है कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन है क्या, इन्फ्लेशन है क्या, आपने ये देख लिया, लेकिन आपको साथ में ये भी देखना है ये क्यों है, इन्फ्लेशन क्यों है ना। इसमें आपको ये भी देखना है कि इन्फ्लेशन अगर है तो कैसे है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, स्प्रेड कैसे हो रहा है, फैल कैसे रहा है, इतना तेज इन्फ्लेशन फैल कैसे रहा है, कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, अफेक्ट कितने लोग हो रहे हैं, है ना, इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट हो रहा है, ये देखना है। इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसको कम कैसे किया जा सकता है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स यानी कि आपको इन्फ्लेशन की एक डायनेमिक स्टडी करनी पड़ेगी, ओवरऑल स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये जो आपका टॉपिक है ना इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स, ये इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्रॉड है, लेकिन सिर्फ इन्फ्लेशन अगर आपको पढ़ना है, इन्फ्लेशन के बारे में कोई पूछ रहा है, इट्स अ वेरी नैरो कॉन्सेप्ट, तो आपको इन्फ्लेशनरी डायनेमिक्स में सारी चीजें कवर करनी है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। प्रश्न तो यही आता है कि इन्फ्लेशन क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम पीरियड में, है ना, एक टाइम पीरियड में अगर लगातार, एक टाइम पीरियड में लगातार अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ रहे हैं, एक टाइम पीरियड में लगातार अगर गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसे बोलते हैं कोई महंगाई है ना, इसे बोलते हैं इन्फ्लेशन है। और अगर ऐसा हो रहा है तो जब परचेजिंग पावर ऑफ मनी ये कम हो जाती है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है। तो आपने समझा कि एक्चुअल में इन्फ्लेशन क्या होता है। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक संस्था जिसका नाम है आरबीआई, आरबीआई के बारे में आप जानते होंगे, आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो आरबीआई आती है और कहती है कि भाई हमें कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करना है ये बहुत डिटेल का टॉपिक है, तो आप आगे समझोगे। बट आरबीआई आती है, वो कहती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अलग अलग टाइप के मेजरमेंट अप्लाई करती है। आरबीआई ने ये एक डेटा दिया कि हमारे पास जो है
4 है ना, 4 ± 2। आरबीआई ने 4 ± 2 का एक डेटा दिया। इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई ने कहा कि मैक्सिमम आप मिनिमम आप 2% इन्फ्लेशन हम ले सकते हैं और मैक्सिमम 6% ले सकते हैं। यानी अगर इन्फ्लेशन कम है तो कभी भी 2% से कम नहीं होना चाहिए, और अगर ज्यादा है तो 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2% से कम है तो भी खतरा है ना, तो भी रेड है, रेड सिग्नल। और अगर 6% से ज्यादा है तो भी समझदार होने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है, क्योंकि खतरा यहां पर बढ़ने लगा है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होने पर प्रॉब्लम आने वाली है और बहुत कम इन्फ्लेशन होने पर प्रॉब्लम आने वाली। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं इन्फ्लेशन, आप समझ लीजिएगा। मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब यह है कि जो आपके पास पैसा है ना, जो आपके पास रुपया, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कम हो गया, रुपए की परचेजिंग पावर बढ़ गई, यानी महंगाई बहुत कम है। जो चीजें आपको पहले 100 रुपए में मिलती थी, इन्फ्लेशन कम हो गया है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई, हो सकता है ये चीजें अब आपको 80 रुपए में मिल जा रही हो। तो आप कहोगे कि सर तो मेरा फायदा है, तो बिल्कुल आपका फायदा, अगर इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो आपका फायदा है, या फिर अगर डिफ्लेशन आ रहा है तो आपका फायदा है। ये सिर्फ एक साइड सच्चाई है। दूसरी साइड आप एक चीज देखोगे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, डिफ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तो हमारे देश की जो ग्रोथ है वो हैम्पर होगी, ग्रोथ प्रभावित होने लगेगी। ग्रोथ प्रभावित होने लगेगी, क्यों प्रभावित होने लगेगी? चीजें अगर मार्केट में बहुत सस्ती होने लगेंगी तो जो भी प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोडक्शन करना बंद कर देगा या फिर कम कर देगा। बंद करना तो सही नहीं है, क्योंकि बंद तो नहीं करेगा, बट प्रोडक्शन करना कम कर देगा, क्योंकि उसे ज्यादा फायदा नहीं दिखने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रोड्यूसर कोई भी काम करता है तो वो देखता है कि उसे फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो प्राइस बढ़ रही है मतलब प्रोड्यूसर को फायदा दिख रहा है, और अगर उसे फायदा दिखेगा ना तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो आपको फायदा होने, तो प्रोडक्शन और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो इकोनॉमी को फायदा होने वाला है, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ होने लगेगा, लोगों को रोजगार मिलने लगेगा, है ना। प्राइजेस बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, और लोग फिर से परचेज कर रहे हैं, तो ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन सेकेंड साइड में अगर आएंगे, प्राइजेस कम हो रही हैं, प्रोड्यूसर जो पहले ज्यादा प्रोडक्शन करता था उसने देखा भाई जो जहां पे उसे पहले 100 रुपए मिलते थे अब उसे 80 रुपए मिल रहे हैं, वो अपना प्रोडक्शन कट कर देगा, क्योंकि वहां ज्यादा फायदा उसे नहीं दिख रहा है, 20 रुपए का नुकसान दिख रहा है। प्रोडक्शन कट करना, इसका मतलब ये हो गया कि लोगों कम इंप्लॉयमेंट, क्योंकि लोगों जो पहले उसके पास 100 लोग काम कर रहे थे, अब उसने प्रोडक्शन घटा दिया, तो 100 लोगों की जरूरत नहीं, 80 लोगों की जरूरत है, तो 20 लोगों को निकाल के बाहर फेंक देगा, तो लोगों के पास रोजगार कम आया। जब कम लोगों के पास रोजगार होगा तो लोगों के पास कमाई भी कम हो जाएगी, और जब कमाई कम होगी तो आप खर्च कहां से करोगे? सो ये एक साइकिल है। तो कभी भी इन्फ्लेशन बहुत कम रहेगा तो नुकसान है, और बहुत ज्यादा रहेगा तो नुकसान है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा रहेगा तो और कैसे नुकसान हो सकता है? बहुत ज्यादा महंगा अगर चीजें हो गई तो आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी परचेजिंग पावर ज्यादा नहीं है, जिनके पास ज्यादा इनकम नहीं है, पर कैपिटा इनकम हमारे देश में बहुत ज्यादा कम है। तो अगर ऐसा होगा ना तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बेसिक अपनी नेसेसिटीज है वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा महंगी हो गई होंगी, तो उनका जीवन स्तर बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा हो जाएगा, बहुत ही कठिन हो जाएगा। सो बहुत ज्यादा महंगाई भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ओवरऑल आपने एक कंक्लूजन समझा। पहली होती है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन को कहते हैं मुद्रास्फीति, हिंदी में मुद्रास्फीति, और क्रीपिंग इन्फ्लेशन मतलब रेंगती हुई मुद्रास्फीति। एक ऐसी सिचुएशन, मुद्रास्फीति की एक ऐसी सिचुएशन बहुत धीरे धीरे चल रही है, यानी बहुत तेजी से मुद्रास्फीति नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है। इसमें जो डेटा यूज किया था वो अप टू 3% यूज किया था, यानी लगभग 3% की दर से बढ़ रही है। और अगर ऐसा है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन है किसी भी इकोनॉमी में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना होना भी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी बनी रहती है ना, लोगों के पास काम करने की इच्छा शक्ति बनी रहती है, जो प्रोड्यूसर है उनको ज्यादा प्रोडक्शन करने की लालसा बनी रहती है, तो सारी चीजें चलती रहती है, तो इकोनॉमी हमारी ठीक ठाक चलती रहती है। बट दूसरा आता है, दूसरा स्टेज ये आता है कि भाई वॉकिंग इन्फ्लेशन। दूसरा स्टेज आता है वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन में ये 3% है, ये 3 से 7% हो जाता है। किसी भी इकोनॉमी में वॉकिंग इन्फ्लेशन तक ठीक है ना, 3 से 7% के बीच में अगर इन्फ्लेशन है तो मेजर किया जा सकता है। यहां तक आरबीआई ने भी कहा है कि 4 ±2%। 4 ±2 को अगर आप 4 में 2 ऐड करोगे तो लगभग 6% हो रहा है, तो अप्रॉक्स 7 के करीब आ रहा है। इसका मतलब इन्फ्लेशन अगर चलती है अवस्था में, अगर चल रहा है धीरे धीरे, तो भी
कंट्रोल में है, चीजें ठीक हैं। लेकिन आरबीआई के लिए यहां से एक सिग्नल मिलता है कि अब 7% तक इन्फ्लेशन चला गया है, अब आपको मेजरमेंट लेने की जरूरत है, आपको चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से रेगुलेट करने की जरूरत है, अदरवाइज हो सकता है ये हाथ से आगे निकल जाए। लेकिन अगर यहां पर सेंट्रल बैंक कोई एक्शन नहीं लेता है तो आप देखोगे इसके बाद आता है रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन में मतलब ये है कि अब ये दौड़ने लगा, पहले ये रेंग रहा था, फिर चल रहा था और फिर दौड़ने लगा। तो बेसिकली रनिंग इन्फ्लेशन में हम 7 से लेके 20% तक मेजर कर सकते हैं कि 7 से लेके 20% का इन्फ्लेशन रेट होता है, और ये इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज्यादा खतरनाक माना जाता है। 20% इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होता है। 20% इन्फ्लेशन का मतलब है चीजें 20% तक महंगी हो गई हैं, और ये बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। उसके बाद चौथा आता है इन्फ्लेशन की अगली कैटेगरी है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसमें इन्फ्लेशन का रेट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, यानी 2 डिजिट 3 डिजिट तक चला जाता है, लेकिन हम नॉर्मली मान के चलते हैं 20 से लेके, बट हम नॉर्मली मानते हैं कि भाई 20% से ज्यादा होता है, और अप्रॉक्स 50% तक हम मान के चलते हैं, ठीक है ना। 20 से 50%, ये आंकड़ा आपको अलग अलग मिल सकता है, अलग अलग बुक में, अलग अलग इंटरनेट के सोर्सेज में आंकड़ा हो सकता है थोड़ा सा चेंज मिल जाए, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको एक ओवरऑल आंकड़ा, अप्रॉक्स आंकड़ा देना है। तो ये आपका गैलोपिंग हो गया, यानी इसका लिमिट बहुत ज्यादा हो गया, एक्सेस लिमिट हो गया है। अब अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर आरबीआई कंट्रोल करना चाहेगी ना, तो भी उसके हाथ से मामला निकलता हुआ दिखेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो कभी भी किसी भी कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सेंट्रल बैंक ये चाहती नहीं है कि ये वाला आंकड़ा पहुंचे। और सबसे बुरी हाल जो होती है वो होती है लास्ट वाला, हाइपर इन्फ्लेशन। ये सबसे खतरनाक होता है। हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जहां पे इससे भी ज्यादा, लगभग 100% या फिर इससे भी ज्यादा 100 से 200% तक का इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। ऐसा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, इसमें चीजें 100 से 200% महंगी हो जाती हैं। आप सोच सकते हो, जब प्रथम वर्ल्ड वार खत्म हुआ था उसके बाद जर्मनी की स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, वहां पे हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति हो गई थी, चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी, और जर्मनी में एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को ट्रॉली से पैसा ले जाना पड़ता था। बैलगाड़ी उस समय चलती थी, तो बैलगाड़ी से पैसा लेके जाना पड़ता था, तब वो एक पैकेट ब्रेड खरीद पाते हैं। तो आप सोच सकते हो कि अगर किसी देश में ऐसी स्थिति आ जाए, इंडिया में ऐसी स्थिति आ जाए जहां पर आपको एक पैकेट ब्रेड के लिए ट्रॉली में पैसा भर के ले जाना पड़े, सो कितना डिफिकल्ट होगा। तो आप या कोई भी नहीं चाहेगा कि ये स्थिति हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी किसी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा प्रिंट करने लगे, बहुत ज्यादा पैसा छापने लगे, लोगों के पास खूब पैसा देने लगे, तो जब सबके पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो पैसे की वैल्यू एकदम नगण्य सी हो जाएगी, पैसे की परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। और ये स्थिति एक ऐसी होती है जो कि किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो कोई भी देश इस स्थिति में नहीं पहुंचना चाहता, और कोई अगर देश इस स्थिति में पहुंच गया है ना, तो उसकी ग्रोथ एकदम हैम्पर हो जाएगी, उसकी आर्थिक स्थिति एकदम बर्बाद हो जाएगी। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहां पर इन्फ्लेशन भी है, जहां पर इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई है ना, जहां पे इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई है, बेरोजगारी भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा हाई है, और ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। ये तीन चीजें आप देखोगे इसमें एक साथ रहती हैं। नॉर्मली आपको मैंने बताया था कि भाई इन्फ्लेशन जब भी होता है ना, तो इन्फ्लेशन में चीजें महंगी हो जाती हैं। जो प्रोड्यूसर होता है उसको लगता है कि अब चीजें महंगी हो रही हैं, मुझे ज्यादा फायदा दिखेगा, वो प्रोडक्शन बढ़ाने लगता है। जब प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो उसे और ज्यादा लोगों को रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि पहले हो सकता है कि 100 लोग काम कर रहे हो, लेकिन अब उसे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो और मशीनें लगाना पड़ेगा और लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो नौकरियां बढ़ेंगी। तो अगर नौकरियां बढ़ेंगी, अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो ये सिचुएशन होनी चाहिए इन्फ्लेशन में, लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन भी है और लोगों को नौकरी भी नहीं मिल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए था लेकिन बढ़ रहा है, नेगेटिव चीज। इसके बाद जब लोगों को रोजगार मिलने लगता है इन्फ्लेशन में, तो लोगों के पास पैसा आने लगता है, लोग परचेजिंग करने लगते हैं और ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो रहा है, बल्कि इकोनॉमी बर्बाद हो रही है। तो एक ऐसी सिचुएशन होती है स्टैगफ्लेशन में, जहां पे इन्फ्लेशन तो होता है लेकिन और सारी चीजें इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती, बिल्कुल नेगेटिव साइड में जाती हैं। जैसे इन्फ्लेशन भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है, और अगर ऐसी सिचुएशन किसी भी इकोनॉमी में हो रही है तो सिर्फ मॉनेटरी पॉलिसी यानी सिर्फ सेंट्रल बैंक इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके बाद आना पड़ता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को फिर एफर्ट लगाना पड़ता है फिस्कल पॉलिसी के माध्यम से, तो चीजें धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो पाती हैं। बट ये सिचुएशन थोड़ी सी बहुत ज्यादा खराब होती है, और कोई भी देश चाहता है कि उसके देश में ये सिचुएशन ना आए, ठीक है ना। तो आपने स्टैगफ्लेशन के बारे में समझा। वैसे मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, पर थोड़ा सा और ज्यादा बता देता हूँ। डिफ्लेशन में ऐसा होता है, इन्फ्लेशन एक होता है इन्फ्लेशन, आपने इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ा, और ये होता है डिफ्लेशन।
इन्फ्लेशन में प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रही हैं, डिफ्लेशन में प्राइजेस जो हैं वो कम हो रही हैं, है ना। एक में प्राइस बढ़ रही है, दूसरे में प्राइस कम हो रही है। अब जो भी चीज पहले आपको मान लीजिए जो एप्पल है, पहले 100 रुपए किलो मिल रहा था, अभी वो 50 रुपए किलो में मिलने लगा। तो 100 रुपए किलो मिल रहा है यानी प्राइजेस बढ़ रही हैं, प्राइस ज्यादा है, लेकिन 50 रुपए किलो हो गया, प्राइजेस कम हो गई। तो आप डिफ्लेशन में देखोगे, ऐसे सिर्फ एप्पल तो मैं आपको एग्जांपल दिया है, मोटे मोटे बहुत सारी चीजों के प्राइजेस कम होने लगते हैं, सस्ती मिलने लगती हैं और आपकी परचेजिंग पावर बढ़ने लगती है। तो लोगों का फायदा होता है, क्योंकि लोगों के पास जो पैसा होता है ना, वो उस पैसे में ज्यादा सामान आप खरीद सकते थे। बट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी जो है वो पूरे इकोनॉमी की कम होने लगती है, क्योंकि चीजों के प्राइजेस कम हो रहे हैं तो प्रोडक्शन कम होने लगता है, प्रोडक्शन हैम्पर होता है और इसलिए प्रोडक्शन जब हैम्पर होता है तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ कम होने लगती है। तो डिफ्लेशन किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, किसी भी देश के लिए इन्फ्लेशन ज्यादा अच्छा माना जाता है, डिफ्लेशन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर डिफ्लेशन होगा तो लोग बेरोजगार होने लगेंगे, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी, एक देश की भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगेगी। सो डिफ्लेशन के बारे में मोटे मोटे तौर पर आपको यही समझना है। तो आपने इन्फ्लेशन के बारे में तो बहुत सारी चीजें समझ ली, अब ये जानते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों होता है, तो काज क्या है। काजेज ऑफ इन्फ्लेशन, सबसे पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सबसे पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जैसे इसके नाम से आप समझ सकते हो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी डिमांड के कारण जो इन्फ्लेशन हो उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के रूप में, अगर आप मार्केट में इक्विलिब्रियम पाना चाहोगे तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है, ये जो अपसाइड है ये है सप्लाई और ये है डिमांड, ठीक है ना। ये है सप्लाई, सप्लाई हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होती है और ये आपका, एक मिनट सॉरी, ये है आपकी सप्लाई और ये है आपका डिमांड। डिमांड हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यानी डिमांड हमेशा गिरते हुए अवस्था में होता है और सप्लाई हमेशा ऊपर चढ़ते हुए अवस्था में होती है, यानी अपवर्ड स्लोपिंग होती है ना। तो अब आप एक चीज देखोगे कि जहां पे डिमांड और सप्लाई कट करती है ना, इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये ई जो है इक्विलिब्रियम है। अब हम बात कर रहे हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, यानी डिमांड के कारण इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। अब सपोज करो पहले डिमांड क्या था, ये वाला था, ये वाली लाइन थी, अब डिमांड बढ़ने लगा है, डिमांड लाइन यहां आ गई, ठीक है ना। तो पहले डिमांड यहां थी, तो ये वाला प्राइस लेवल था, है ना, ये प्राइस लेवल था और ये क्वांटिटी डिमांड थी, है ना, ये क्वांटिटी थी, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, या हम कह सकते हैं इस प्राइस पे ये आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा था। जैसे आप देखो कि डिमांड ऊपर की साइड गया यानी डिमांड बढ़ा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन यानी डिमांड बढ़ रहा है, तो ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, है ना, ये अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ये अपवर्ड शिफ्ट हुआ, आप देखोगे यहां पर एक नई प्राइस लेवल आ गया, है ना, प्राइस लेवल 1 आ गया और यहां पे एक नया आउटपुट आ गया। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि जहां ये अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है, प्राइस भी बढ़ गई और क्वांटिटी यानी प्रोडक्शन भी बढ़ गया। इसका मतलब ये होता है कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, जब भी मांग बढ़ने लगती है तो उस समय मार्केट में प्राइजेस भी बढ़ने लगते हैं, और जब मार्केट में प्राइजेस बढ़ेंगे तो लोग क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करने लगेंगे, यानी आउटपुट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और इसके कारण भी इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा होने लगता है। अब ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं जिससे डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगे या फिर डिमांड पुल इन्फ्लेशन आने लगे। अब सपोज करिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रोइंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में बेसिकली फोकस किया जाता है कि यहां मनी सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा रहे, यहाँ मनी सप्लाई थोड़ा सा ज्यादा रहे। एक ग्रोइंग इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई पर ज्यादा फोकस किया जाता है, मार्केट में पैसा बढ़ाने पर, पैसा लगाने पर ज्यादा फोकस किया जाता है, सरकार भी प्रयास करती है कि मार्केट में पर्याप्त मात्रा में पैसा बना रहे। और अगर ऐसा होता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि लोगों के पर्स में भी ज्यादा पैसा होता है, और लोगों के पर्स में ज्यादा पैसा होता है तो लोग जाके खर्च भी करते हैं। जब ज्यादा पैसा आप खर्च करने लगेंगे मार्केट में तो डिमांड बढ़ने लगेगी, और पता चला कि डिमांड ज्यादा हो रही है और उसके हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ी है। जैसे मैंने ग्राफ में पहले बताया था आपको कि ये जो ग्राफ था आप देखोगे, ये सप्लाई था, ये डिमांड था, डिमांड आपकी बढ़ गई लेकिन सप्लाई आपकी तो यही है ना, सप्लाई नहीं बढ़ी। अगर डिमांड ही सिर्फ बढ़ रही है, सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो सिंपल सी बात है कि प्राइस बढ़ गया। ये प्राइस आपका यहां आ गया, पहले यहां था, तो प्राइस आपका बढ़ गया, तो इसके कारण आप देखोगे इन्फ्लेशन बनता है। दूसरा क्या है,
आपके फॉरेक्स रिजर्व में वृद्धि होने लगी। आरबीआई के पास आपको पता है ना, आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व रखती है। अभी आरबीआई तो डॉलर में भी फॉरेक्स रिजर्व रखती है और अभी ट्राई कर रही है कि गोल्ड के पर्याप्त मात्रा में गोल्ड अपने पास होल्ड किया जाए, जिससे अगर बाय द वे फ्यूचर में अगर डॉलर में कोई भी प्रॉब्लम आती है या ट्रंप कुछ भी ऐसा करता है जिससे हमें प्रॉब्लम देखने को लगेगी, तो हम गोल्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, और हमारा एक्सपोर्ट हम पर्याप्त मात्रा में एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगेंगे, करते रहेंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए आपको एक्सपोर्ट करना है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो यानी किसी चीज को आप भारत से बेच रहे हो किसी और देश में, तो हमें डॉलर मिलता है ना, डॉलर में हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आपके पास डॉलर हमारे पास आ जाता है, डॉलर का इनफ्लो होता है। लेकिन जैसे आपको इंपोर्ट करना, मान लीजिए बहुत सारी चीजें जो हम अपने यहाँ नहीं बना रहे हैं, तो हमें किसी न किसी से खरीदना पड़ेगा ना, तो जब हम किसी चीज को किसी और देश से अपने देश में मंगाएंगे ना, तो बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है, तो ये डॉलर का आउटफ्लो होता है। जब हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व है ना, उसमें जब ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व रहता है, तो इसका मतलब ये हमारी कैपेसिटी ज्यादा होती है चीजों को मंगाने की, खरीदने की, और हम इंपोर्ट भी ज्यादा कर सकते हैं। सो ये भी एक रीजन हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, फिजिकल पॉलिसी। मान लीजिए गवर्नमेंट की जो फिजिकल पॉलिसी है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है, एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा रही है, गवर्नमेंट गवर्नमेंट खर्चा करने पर ज्यादा फोकस कर रही है। अगर गवर्नमेंट सीधा खर्चा ज्यादा कर रही है तो मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा, अगर मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो लोगों के जेब में भी ज्यादा पैसा आएगा, और अगर ऐसा होता है तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे, तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। अगला और रीजन क्या हो सकता है, सपोज करो कि जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो कम हो गया, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, आरओआई, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आरओआई आपका कम हो गया। जैसे आरओआई आपका कम होगा ना, आप देखोगे लोन सस्ते हो जाएंगे, जो लोन है वो सस्ते हो जाएंगे। जैसे लोन सस्ता होगा आप डिमांड बढ़ा दोगे, आप ज्यादा एक्सपेंडिचर करने लगोगे, एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा, यानी खर्चे आप बढ़ाने लगोगे। लोन आपको सस्ता मिल रहा है, खर्चे आप बढ़ाने लगोगे। अगर अभी आप लोन महंगा है, अभी हम भाई घर नहीं लेंगे, नया घर नहीं लेंगे, पता चला लोन सस्ता हुआ, भाई हम नया घर लेने का प्लान कर लिए, नया घर पे इन्वेस्ट कर दिए, तो हम खर्चे बढ़ाने लगेंगे। सो मार्केट में आप देखोगे डिमांड ज्यादा बढ़ने लगेगी, और इस तरीके से भी इन्फ्लेशन आएगा। एक और कारण हो सकता है लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पता चला कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है। अगर आपको रोजगार मिला हुआ है तो आपके पास हर महीने पैसे आएंगे, जब आपके पास पैसे आएंगे ना, तो आपके पास पैसा रहेगा तो आप खर्च करने में पीछे थोड़ी रहोगे, पैसा है तो खर्च करेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर आप खर्च ज्यादा करोगे ना, तो अगर सिंपल सी बात है आप खर्च ज्यादा करोगे ना, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा इन्फ्लेशन पे। सो सिंपल सी यही कुछ मेन रीजन होते हैं जिसके कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। आगे देखेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन जो कॉस्ट के कारण हो रहा हो। फिर आते हैं ग्राफ पे, और ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा सप्लाई है और ये हमारा डिमांड है ना, ये हमारा सप्लाई था, ये हमारा डिमांड था। अभी आप देखोगे पहले हमारा डिमांड बढ़ रहा था, अभी क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ रहा है ना। अभी क्या हुआ, जो इन्फ्लेशन कॉस्ट के कारण हो रहा हो, जो इन्फ्लेशन कॉस्ट के कारण, कॉस्ट बढ़ने के कारण हो रहा है। सिंपल सी बात है, अगर आपकी कॉस्टिंग बढ़ रही है, पहले ये मार्कर बनाने में मुझे 20 रुपए लगता था, अभी ये मार्कर बनाने में मुझे 25 रुपए लग रहा है, इसका मतलब ये है कि मेरी कॉस्ट बढ़ गई पर मार्कर। और अगर ऐसा होगा तो मार्कर का प्रोडक्शन मैं कम करूंगा, तो अगर मैं कम करूंगा तो सप्लाई कम हो जाएगी, तो आप देखोगे ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो पहले इस वाले डिमांड सप्लाई पर ये इक्विलिब्रियम था, और यहां पर हम इस प्राइस लेवल पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करते थे। अभी क्या हो गया कि आप देखोगे कि हमने प्राइस बढ़ गई, बट हमारी क्वांटिटी आउटपुट जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे वो कम हो गया। क्लियर हुआ। तो अगर कॉस्ट बढ़ रही है मार्केट में और उसके कारण हमारी सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और इसका मतलब ये होता है कि हमने प्राइस ज्यादा हमें चार्ज करना है और क्वांटिटी हम कम प्रोड्यूस करेंगे मार्केट में, है ना। ये बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ऐसा इन्फ्लेशन जो कि कॉस्ट के कारण हो, कॉस्ट बढ़ने के कारण हो, क्योंकि हम एक प्रोड्यूसर हैं, हमें कॉस्ट पूरी तरह से, हम कॉस्ट सेंसिटिव हैं, अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो वो हमें फर्क डालेगा। तो कॉस्ट अगर हमारा बढ़ गया प्रोडक्शन का, तो सिंपल सी बात है हम प्रोडक्शन कम करेंगे और धीरे धीरे प्राइजेस हम ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि भाई वो कॉस्ट जो बढ़ा है उस कॉस्ट को हमें निकालना है। तो वो एक ही तरीका हो सकता है कि आप प्राइस बढ़ा दो, क्वांटिटी सप्लाई कम कर दो, सिंपल सी बात है। ये हो गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के क्या क्या कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया कि इनपुट जो आपका है, इनपुट प्राइस इंक्रीज, जो भी रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हो किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए, उसकी प्राइसेस बढ़ गई। सपोज करिए ये डिजिटल पेन है, ये आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अब इस डिजिटल पेन को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वो रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, पहले वो सस्ता आता था, उसके प्राइजेस बढ़ गए हैं,
अगर ओवरऑल रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो ऑल ओवर प्रभाव इस डिजिटल पेन पर पड़ेगा, है ना, इससे आप बच नहीं सकते। तो अगर इस पेन पे पड़ेगा तो ये पेन महंगी हो जाएगी। सो अगर इनपुट प्राइस में वृद्धि होगी तो आप देखोगे पेन महंगी हो गई। सो इसका भी प्रभाव पड़ता है कॉस्ट के ऊपर और ये भी इन्फ्लेशन का कारण बनता है। पता चला आपने बहुत सारी कमोडिटीज जो आप सेल कर रहे हो ना, वो आपने पहले ही कहीं स्टोर कर ली है, होल्ड कर ली है, और आप वेट कर रहे हो कि जब प्राइसेस बढ़ेगी तो आप इस मार्केट में इसको बेचोगे। अब आप जब बहुत सारे कमोडिटीज को आप होल्ड कर लिए हो या जो भी चीज आप सप्लाई करते हो उसकी बहुत सारी मात्रा आपने होल्ड कर ली है, तो सिंपल सी बात है मार्केट में शॉर्टेज होगी। मार्केट में शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप उसे मार्केट में उतारोगे और मनचाहे प्राइस पे सेल करोगे। ये भी इन्फ्लेशन को जन्म देगा, है ना, ये इन्फ्लेशन बढ़ाएगा। और क्या हो सकता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार लेती है, इनडायरेक्ट टैक्स जो लेती है उसको बढ़ा देना, उसके रेट को बढ़ा देना। पता चला इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा सरकार ने ले लिया, पहले 5% लेती थी, पहले 5% मान लो लेती थी, अभी इसे बढ़ा के 18% कर दी है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज पहले आपको 105 रुपए में मिल रही थी वो चीज अब आपको 118 रुपए में मिलने लगेगी, है ना। तो चीजें क्या हो गई, महंगी हो गई, और महंगी होने का मतलब इन्फ्लेशन काम कर रहा है। तो अगर इनडायरेक्ट टैक्स भी बढ़ रहा है, ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो भी इन्फ्लेशन को जन्म देता है। अगर भारत के केस में देखेंगे तो हम क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा मात्रा में आयात करते हैं, तो अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे ना, उसका भी प्रभाव हमारे यहाँ सीधे सीधे इन्फ्लेशन पे पड़ता है। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है ना। तो ये कुछ मेजर रीजन होते हैं, कुछ और रीजन आप इसमें लिख सकते हो, बट ये जो मेजर रीजन है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ये कुछ रीजन होते हैं, इसके कारण कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काम करता है। इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा अलग अलग ग्रुप्स पे। सबसे पहला हम ले लेते हैं प्राइवेट जॉब, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, ठीक है ना। सबसे पहले प्राइवेट जॉब से स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए आप प्राइवेट जॉब हो, आप प्राइवेट जॉब वाले हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, और आप इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपकी सैलरी मान लो 20,000 रुपए है ना। अब ऐसा होता है क्या कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आपकी सैलरी भी उसी अकॉर्डिंग बढ़ने लगती है। ऐसा होता है क्या प्राइवेट जॉब में? ऐसा नहीं होता। तो आप देखो कि इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ेगा बट आपकी सैलरी बढ़ेगी नहीं, कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। या फिर इन्फ्लेशन के हिसाब से नहीं सैलरी बढ़ेगी, उसके प्रपोर्शन में नहीं बढ़ेगी, थोड़ा बहुत बढ़ेगी। तो प्राइवेट वालों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जब प्राइवेट जॉब वाले हैं उनके लिए इन्फ्लेशन बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। लेकिन अगर बिजनेसमैन की बात करें, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है बिजनेसमैन देखेगा प्राइस, है ना, प्राइस देखेगा, प्राइस बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन बढ़ा, प्राइस बढ़ा, बंदे को फायदा दिखने लगा, ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा, ये प्रोडक्शन बढ़ा देगा। जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा सब कुछ बल्ले बल्ले। जैसे ये प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो आप देखोगे इसको फायदा मिलने लगा, ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, ज्यादा प्राइस मिल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने लगा। सो एक प्रोड्यूसर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए भी बेस्ट सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन। तीसरा आते हैं गवर्नमेंट जॉब, है ना। आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सरकार आपके साथ है, मोदी जी आपके साथ है, इन्फ्लेशन बढ़ गया, आपको महंगाई भत्ता मिल गया, है ना। तो वो बोलते हैं डीए, जो महंगाई भत्ता दिया जाता है सरकार की तरफ से इन्फ्लेशन के एवज में, वो होता है डीए, डियरनेस अलाउंस। तो जैसे आपकी महंगाई जितने परसेंट बढ़ेगी उससे ज्यादा तो सरकार आपको डीए दे देती है, तो ओवरऑल आपका कंपनसेट हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए आपको सरकार 50,000 रुपए सैलरी दे रही है ना, और सैलरी के साथ पर साल जितना जिस मात्रा में आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसके एवज में आपको डीए दे रही है। तो आपका 50,000 रुपए है वो तो आपका बेसिक है, और प्लस डीए ऐड हो गया, तो जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगी उस हिसाब से डीए ऐड हो जाएगा, तो आप कंपनसेट हो जा रहे हो। तो गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिजनेसमैन को भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको है? प्राइवेट जॉब वालों को यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ता है? सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होता है? प्राइवेट जॉब वाले। तो बेसिकली अगर आप फिक्स इनकम ग्रुप पे हो, आपका इनकम ग्रुप फिक्स है ना, फिक्स इनकम ग्रुप, आप फिक्स इनकम ग्रुप पे हो, आपको नुकसान होने वाला है, आपको नुकसान होने वाला है। चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, आप कोई पेंशन पा रहे हो, है ना, अब जैसे भी आपका पैसा आ रहा है अगर फिक्स है तो आपको नुकसान है। लेकिन अगर वो पैसा आपको डीए के साथ मिल रहा है फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको कंट्रोल कैसे करें। अब कंट्रोल करने के लिए दो लोग आते हैं, सबसे पहला आता है आरबीआई और एक आता है गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट भी आता है और आरबीआई भी आता है, दोनों के अपने मेजर होते हैं। आरबीआई लाता है मॉनेटरी पॉलिसी और ये लाता है फिजिकल पॉलिसी।
गवर्नमेंट लाती है फिजिकल पॉलिसी और आरबीआई लाती है मॉनेटरी पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है, सबसे पहले ध्यान देती है बजट पे, है ना, बजट पे ध्यान देती है, टैक्सेस पे ध्यान देती है, बोरोइंग पे ध्यान देती है, बोरोइंग पर ध्यान देती है। इन सबको ध्यान रख के इसे कंट्रोल करने का प्रयास करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करती है, ये रेट्स पर ध्यान देती है, रेट्स पर ध्यान देती है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, है ना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे मेजरमेंट होते हैं इसमें, तो वो सारी चीजें ये अप्लाई करते हैं। अब सपोज करो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि मार्केट में पैसा ज्यादा है ना, तो पैसा कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी, सारे रेट्स को बढ़ा देगी, है ना, रेट्स को इंक्रीज कर लेगी। जैसे रेट इंक्रीज होगा लोन महंगा हो जाएगा, लोन महंगा होगा तो लोग पैसा खर्च करना कम करेंगे, बैंक से लोन लेके पैसा खर्च करना कम कर देंगे, तो आप देखोगे थोड़ा सा स्थिरता आ जाएगी। गवर्नमेंट की बात करें फिजिकल पॉलिसी, तो बजट में जहां पे जिस सेक्टर में ज्यादा इन्फ्लेशन है, ज्यादा इन्फ्लेशन का प्रभाव है, उस सेक्टर में पैसा कम खर्च करेगी। टैक्सेस जहां पे मतलब लग रहा है कि हाँ ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन है तो टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ा देगी, टैक्सेस बढ़ाने का मतलब लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे तो पैसा खींच लेगी, स्टॉक कर लेगी। बोरोइंग सरकार कम करेगी, है ना, अपनी बोरोइंग कम करेगी, एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम करेगी, है ना, तो ये सब्सिडी को रेशनलाइज करेगी। तो ये सारी चीजें यूज करके गवर्नमेंट भी ट्राई करती है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। इन्फ्लेशनरी गैप का एक कॉन्सेप्ट आता है, इन्फ्लेशनरी गैप का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करो ये आपकी सप्लाई है, इसे एक्स ले लो, वाई ले लो, ओ ले लो। सपोज करो ये आपकी सप्लाई है, आपने यहाँ पहले डिमांड आपकी ये थी, एग्रीगेट डिमांड पहले ये थी, सी प्लस आई, है ना, सी प्लस आई प्लस जी आपकी डिमांड ये थी। पता चला डिमांड मार्केट में बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, सी प्लस आई प्लस जी डैश, ये नया डिमांड निकल के आया, नया डिमांड निकल के आया। तो ये जो ये गैप है ना दोनों के बीच में, ये जो गैप है ना इसे बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप, यानी डिमांड बढ़ने के कारण पहले की डिमांड और रिसेंट डिमांड दोनों में जो गैप है ना वो होता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो ओवरऑल आपने इस वाले लेक्चर को कवर कर लिया। चलिए अगला लेक्चर देख लेते हैं। हमारा अगला लेक्चर है फंक्शन ऑफ बैंक्स, है ना, बैंकिंग स्ट्रक्चर जो इंडिया में है वो सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे एक्चुअल में कैसे है। तो जब भी बैंकिंग स्ट्रक्चर आपको समझना है ना तो आपको आरबीआई को सबसे पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने आरबीआई को नहीं समझा तो समझ लो कुछ नहीं समझा। तो बेसिकली आरबीआई को एक्ट 1934 के माध्यम से लाया गया और 1 अप्रैल 1935 को ये स्टेब्लिश हुआ। और एक्ट कौन सा था, 1934, किसके रिकमेंडेशन पे था, हिल्टन यंग। तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई को इंट्रोड्यूस किया गया। आरबीआई को क्या बोलते हैं, सेंट्रल बैंक, आरबीआई को सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और ये किसका सेंट्रल बैंक है, इंडिया का। तो कोई भी देश है, चाहे इंडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो या फिर यूएसए हो या फिर कोई भी देश है, उसका अपना एक सेंट्रल बैंक होता है जो वहां के मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज करता है, मेंटेन करने का प्रयास करता है ना। तो बेसिकली इंडिया में कौन करेगा, इंडिया में आरबीआई करेगा। और ये कुछ बेसिक फैक्ट है जो आरबीआई के बारे में आपको जानना जरूरी है। आते हैं आगे। अब आरबीआई का काम क्या है ना, आरबीआई का काम क्या है ये भी समझना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आरबीआई को समझना था। इसको अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो आप लिख सकते हो फंक्शन, इसको क्या लिख सकते हो, फंक्शंस, मतलब आरबीआई के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी अथॉरिटी का मतलब यह है कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना वो आरबीआई देखता है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन देखता है, आरबीआई देखता है। इसमें ये देखता है कि भाई बैंक रेट कितना रहना चाहिए, है ना, रेपो रेट कितना रहना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना रहना चाहिए, सीआरआर कितना रहना चाहिए, एसएलआर कितना रहना चाहिए, ये सारी चीजें कौन देखता है, आरबीआई देखता है ना। जो मार्केट पूरी इकोनॉमी में पैसे का फ्लो कितना है, कितना होना चाहिए, कैसे उसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीजें, सारी हेडेक जो है किसकी है, आरबीआई की है। तो मॉनेटरी अथॉरिटी ये जाना जाता है। इसके अलावा एक रेगुलेटरी बॉडी भी है,
रेगुलेटरी बॉडी भी है ना। रेगुलेटरी बॉडी किस मामले में, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है। बैंकिंग सिस्टम में हमारे, अगर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में देखोगे तो आपको गवर्नमेंट बैंक भी मिल जाएंगे, है ना, गवर्नमेंट बैंक भी मिल जाएंगे, प्राइवेट भी मिल जाएंगे, फॉरेन फॉरेन बैंक भी मिल जाएंगे, है ना, कॉर्पोरेटिव बैंक भी मिल जाएंगे। तो कॉर्पोरेटिव बैंक तो मान लीजिए उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली गवर्नमेंट, प्राइवेट, फॉरेन, इन टाइप के बैंक को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई ही करता है। करेंसी इशू करता है, कितने मात्रा में करेंसी इशू होनी चाहिए, कौन करेगा, आरबीआई करेगा। कितने मात्रा में होनी चाहिए, ये आरबीआई अपने मन से नहीं कर देता कि भाई आरबीआई के मूड में आ गया प्रिंट करना स्टार्ट करो, बस प्रिंट करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए देखा जाता है कि आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, आपके पास फॉरेक्स रिजर्व कितना है, और जितना आपके पास फॉरेक्स रिजर्व है उसी के प्रोपोर्शन में ही आप करेंसी पब्लिश कर सकते हो। इसकी भी एक लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लो। और जो जितने भी नोट्स होते हैं ना, जो भी नोट्स होते हैं वो नॉर्मली कौन करता है, आरबीआई करता है। जो क्वाइंस होती हैं वो कौन करता है, हमारा वित्त मंत्रालय करता है ना, वो वित्त मंत्रालय के माध्यम से किया जाता है। सो आरबीआई बेसिकली नोट्स करता है, और शायद ₹1 का नोट्स नहीं करता, बाकी सारा नोट्स आरबीआई ही करता है ना। वो आप एक बार इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब चूंकि आप देखोगे ये रेगुलेटरी बॉडी है बैंकिंग सिस्टम का, तो इसे बोलते हैं बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक बोलते हैं। यानी जो बैंक्स होते हैं ना उनको रेगुलेट करने का काम ये करता है। सो बैंकर्स बैंक के नाम से भी इसे जाना जाता है। जैसे बैंक को अगर पैसा चाहिए तो कौन देगा, आरबीआई देगा। सो बैंक को पैसा आरबीआई देता है। बैंक से पैसा लेता कौन है, वो भी अगर चाहे तो आरबीआई ले सकता है, बट उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम देता है। तो बैंक वाले सोचते हैं जाने तो आरबीआई को क्यों पैसा देना, ये पैसा हम कहीं और रखते हैं, किसी और को लोन देंगे, हमें ज्यादा फायदा होगा, आरबीआई को देंगे कम मिलेगा। सो बट वो चाहे तो दे सकते हैं। तो बैंकर बैंक भी से बोला जाता है। इसके साथ ये रेगुलेटर तो है, साथ ही सुपरविजन भी करता है। जो बैंकिंग सिस्टम उसका सुपरविजन करता है। इसके अलावा जो एनबीएफसीज होती है ना, उनको भी सुपरविजन, उनका भी सुपरविजन करता है। तो सुपरविजन का भी काम करता है। फॉरेक्स फॉरेक्स एक्सचेंज फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने का भी काम ये करता है कि अभी हमारा रुपया डॉलर के हिसाब से कितना है, कैसे काम कर रहा है ना। अगर कोई बाहर काम कर रहा है और वो रेमिटेंस ला रहा है, तो हमारे देश में वो पैसा आने के बाद अगर विदेशी करेंसी में आ रहा है तो कितनी मात्रा में उसे इंडियन करेंसी दी जाएगी, ये सारी चीजें आरबीआई का काम होता है। इसके अलावा इकोनॉमिक में क्या डेवलपमेंटल रूल हो सकता है वो भी आरबीआई देखने का ट्राई करता है। तो यहां लिख सकते हैं डेवलपमेंटल रूल भी ये अप्लाई करता है। यानी मार्केट में कितना मनी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल सिस्टम लोगों तक पहुंचे, है ना, ये सारी चीजें करने का प्रयास करता है। आप देखोगे ट्राई करेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बैंक अकाउंट हो, है ना, उनके पास जो बेसिक सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं, वो उन्हें मिलना चाहिए। तो ये बेसिक बेसिक काम जो है वो करता है। लास्ट रिजॉर्ट ऑफ बैंकर्स के नाम से भी जाना जाता है। नहीं, बैंकिंग सिस्टम में कोई क्राइसिस आती है, बैंक एकदम दिवालिया होने के कगार पे आ जाते हैं, तो उनकी हेल्प लास्ट में कौन करता है, तो आरबीआई करता है। आरबीआई उनके साथ खड़ा रहता है। तो बेसिकली ये कुछ इसके फंक्शंस हैं, ये फंक्शंस आपको ध्यान रखना है ना। सबसे जरूरी फंक्शन क्या है, तो बैंकिंग स्ट्रक्चर को भारत में मजबूत बना के रखना है, उनकी हेल्प करना है, और मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छे से इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे बड़ा, सबसे यूजफुल इनका रूल, इनका फंक्शन ये है। बाकी ये सारे फंक्शन है आपको ध्यान रखना। तो ये तो अपने आरबीआई के बारे में समझा, बट क्या आरबीआई में आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। मान लीजिए मुझे अकाउंट चाहिए, मुझे अकाउंट ओपन करना है, तो क्या मैं आरबीआई में अकाउंट खोल सकता हूं, तो नहीं खोल सकता। इसके लिए मुझे कहां अकाउंट खोलना पड़ेगा, कॉमर्शियल बैंक में, कॉमर्शियल बैंक के साथ अकाउंट खोलना पड़ेगा। जो कॉमर्शियल बैंक का कॉन्सेप्ट है इसीलिए आया है भाई, जो बेसिक बैंकिंग सिस्टम है उसका लाभ आम जनजीवन, आम आदमी को मिले, तो उसके लिए कॉमर्शियल बैंक का सिस्टम लाया गया। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेस है, उन्हें अपना बिजनेस रन करना, उनके पास पैसे की रिक्वायरमेंट है, बन रही है, तो उन्हें पैसा कौन देगा, तो उन्हें कॉमर्शियल बैंक पैसा देंगे। ठीक है, तो लोन प्रोवाइड करेंगे। आम जनजीवन में मतलब मान लीजिए आम आदमी के लाइफ में अगर वो पैसा सेव करना चाह रहा है ना, बैंकिंग सिस्टम का यूज करना चाह रहा है, तो वो सारी चीजें कौन सुलभ करवाएगा, तो कॉमर्शियल बैंक सुलभ करवाएंगे। इसमें आप देखोगे सबसे पहले गवर्नमेंट बैंक आ जाते हैं, है ना, प्राइवेट बैंक आ जाते हैं, फॉरेन फॉरेन बैंक आ जाते हैं। ठीक है, ये फॉरेन बैंक आ गए। तो इस टाइप में आप देखोगे
अलग अलग टाइप के बैंक आ जाते हैं, ये सारे कॉमर्शियल बैंक में ही होते हैं और आरबीआई इन पर कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये जो कॉमर्शियल बैंक है तो इसमें ये जितने भी बैंक है ना, इनका बहुत सारा काम होता है। जैसे सपोज करिए आप भाई, आपको अकाउंट ओपन करना था, आप आए इसमें से किसी बैंक के पास आएंगे, कहेंगे मुझे अकाउंट ओपन करना है, वो अकाउंट ओपन कर देगा। अब वो देखेगा कि आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो आपको सेविंग अकाउंट दे देगा, लेकिन अगर उसे लगेगा नहीं आप बिजनेस रन कर रहे हो, आपको ज्यादा ट्रांजेक्शन करना है, आपको करंट अकाउंट दे देगा। ठीक है ना। इसके अलावा अगर वो आप कहते हो भाई मुझे एफडी करना है, वो एफडी की फैसिलिटी देगा, आरडी करना आरडी की फैसिलिटी देगा। तो वो सारी फैसिलिटीज, सारे टाइप के अकाउंट ये आपको ओपन करके दे देगा। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास कैश जमा करना है तो बैंक में आप जाते हो, वो कैश जमा कर देगा। आपको कैश लेना है, विड्रॉ करना है, वो कर देगा। चेक क्लियर करवाना है, वो सारी चीजें वो कर देगा। डीडी बनवाना है, डीडी बनाने का भी काम बैंक कर देता है ना। एटीएम कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, है ना, ये सारी चीजें वो बैंक आपको देता है, ये सारी सुविधाएं बैंक आपको देता है। इवन अगर आपको लोन चाहिए, तो आप बैंक के पास जाते हो, बताते हो भाई मुझे लोन चाहिए, बैंक आपका सिविल स्कोर चेक करता है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, ठीक है ना, आपके एसेट कैलकुलेट करता है ना, आपकी लायबिलिटी कैलकुलेट करता है। उसके बाद ओवरऑल आपको देखता है कि भाई आप जो पैसा मांग रहे हो ना, एक्चुअल में वो पैसा बैंक को आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अगर लगता नहीं बैंक ठीक ठाक ग्राहक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बैंक आपको लोन दे देता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको कौन प्रोवाइड करता है? बैंक प्रोवाइड करता है। तो कमर्शियल बैंक ये बहुत सारे काम होते हैं। जो बिजनेस रन कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस, उनको तो बड़ी बड़ी मात्रा में लोन चाहिए होता है, तो कौन देगा? वो यही जो बैंक होते हैं कॉमर्शियल बैंक, ये सपोर्ट करते हैं। इसमें प्राइवेट बैंक का बहुत बड़ा हाथ होता है। प्राइवेट बैंक में आप देखोगे जैसे आईसीआईसीआई, मैं लिख देता हूँ। गवर्नमेंट में आप सबसे बड़ा नाम किसका है? एसबीआई का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बीओबी है। अभी तो बात चल रही है कि बहुत सारे बैंकों का मर्जर करने की, पहले मर्जर हो चुके हैं, अभी फिर मर्जर करने की बात हो रही है। और गिन के तीन चार बैंक अब बचेंगे उसके बाद, लास्ट में मर्जर के बाद, इस बार के बजट में आया है। तो तीन चार बैंक इसके बाद लास्ट में बचेंगे जो बड़े बड़े बैंक होंगे। प्राइवेट बैंक में आप देखोगे आईसीआईसीआई, है ना, एचडीएफसी, एक्सिस, इस तरीके से बैंक है। ऐसे ही फॉरेन बैंक में आपको मिल जाएंगे। अगर एचएसबीसी बैंक हो गया, तो इस तरीके से फॉरेन बैंक भी हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बैंक के फंक्शन देखते हैं। है ना, बैंक के फंक्शन देखते हैं। बैंकिंग फंक्शन या बैंक के फंक्शन क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? अकाउंट ओपनिंग। अकाउंट ओपन, ठीक है ना, आप कहोगे अकाउंट ओपन करना, वो अकाउंट ओपन कर देगा। इसके अलावा अगर आप अकाउंट ओपन के बाद कहते हो भाई मुझे डिपॉजिट करना है, तो कहेगा कौन सा डिपॉजिट? तो आप कहोगे भाई टाइम डिपॉजिट करना है, मतलब ऐसा डिपॉजिट जो टाइम पर निर्भर करता हो। तो मैंने बताया था आपको ना, एफडी हो गया, आरडी हो गया। बैंक कहेगा ठीक है भाई आप एफडी कर लो, आप आरडी कर लो। बैंक कहेगा भाई कितने दिन के लिए करना है? आपने बोला भैया 5 साल के लिए करना है। बैंक कहेगा ठीक है 5 साल के लिए आप कर लो, बट जान लेना 5 साल के पहले निकाल नहीं सकते। तो आपने कहा ठीक है नहीं निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। बीच में जरूरत पड़ गई तो क्या आपको बैंक देगा कि नहीं? पैसा दे देगा, है ना। कुछ पेनाल्टी वगैरह होगा तो काट लेगा, बाकी पैसा आपका दे देगा। तो ठीक है, लिक्विडिटी पर्याप्त मात्रा में रहती है बैंकिंग सिस्टम में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो हो सकता है 2-4 दिन आपको दौड़ाएं, बट बैंक में आपको लिक्विडिटी मिल जाती है, तो पैसा तो आपको मिल जाएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देने पड़े, नो मैटर, है ना, बट एफडी आरडी ये आपको ओपन करके दे देगा। तीसरा होता है लोन, इसको बोलते हैं एडवांसिंग आप लोन। अब आपको लोन चाहिए, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, स्मॉल स्केल पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको, आपके पास पैसा ज्यादा है नहीं, आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, आपके पास 1 लाख रुपए अपनी पूंजी है, 4 लाख आपको लोन चाहिए, है ना। बैंक के पास जाते हो, बताते हो भाई ये मेरा प्रपोजल है, ये बिजनेस मैं करने वाला हूँ, 5 लाख टोटल मुझे पूंजी चाहिए, मेरे पास 1 लाख है, 4 लाख मुझे आप लोन दे दो। बैंक वाले देखेंगे आपका प्रपोजल, देखेंगे कि भाई क्या स्थिति है, आपका स्ट्रक्चर चेक करेंगे, है ना, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करेंगे, उसके बिहाफ पे उनको लगेगा कि नहीं सब कुछ ठीक है तो आपको लोन सैंक्शन कर देंगे। तो ये आपका बिजनेस लोन हो गया। इसके अलावा लोन तो कई टाइप के होते हैं ना, पर्सनल लोन होता है, बिजनेस लोन होता है, ठीक है ना, होम लोन होता है, ठीक है ना, कार लोन होता है, नहीं, ऐसे अलग अलग टाइप के लोन होते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा लोन लेना चाह रहे हो। हर लोन की अलग क्राइटेरिया होती है। आपको कार लोन लेना है तो उसका इंटरेस्ट रेट थोड़ा हो सकता है कम देना पड़े, क्योंकि वहां पे कार कंपनियां ट्राई करती है ना कि भाई कम इंटरेस्ट रेट पे आप उनको कर दो, जिससे उनकी ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो। तो अगर आप होम लोन लेना चाहते हो, इसका इंटरेस्ट रेट भी कम रहता है, क्योंकि बड़े अमाउंट में आप लोन लेते हो, बहुत बड़ा 1 करोड़ लेते हो, 2 करोड़ लेते हो, और लंबा टाइम पीरियड रहता है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको इंटरेस्ट रेट सस्ता मिलता है। बट अगर आप पर्सनल लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट, आरओआई बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको लगता है ना कि पर्सनल लोन ले रहा बंदा, कंज्यूम कर जाएगा, खा पी के उड़ा देगा,
तो वो ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और प्राइवेट बैंक में जाओगे वो तो बहुत ज़्यादा चार्ज करेंगे। सो आप समझ रहे हो ना, अलग अलग टाइप के लोन होते हैं, वो आपके रिक्वायरमेंट के कुछ और भी इसके फंक्शन है, जिसे सेकेंडरी फंक्शन बोला जाता है। सेकेंडरी फंक्शन बोला जाता है। अब मान लीजिए आपको चेक मिला है, अब जो सारे लोग होते हैं ना, वो कैश में पेमेंट तो करते नहीं, कुछ लोग चेक में भी करते हैं। तो चेक का पेमेंट कौन क्लियर करता है? वो बैंक भी करता है ना, बैंकिंग सिस्टम ही तो करता है ना। अब बैंक, मान लीजिए एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है, आप अकाउंट में आप अपने एसबीआई बैंक में जाओगे, उनको चेक जमा कर दोगे, वो चेक आपका क्लियर हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जो चेक क्लियर का काम होता है वो भी यही करते हैं। इसके अलावा अगर इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, इंटरनेट बैंकिंग की बात करें, इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा आपको मिल जाती है ना। अगर आप जनसेवा केंद्र लेना चाहते हो, जनसेवा केंद्र आप खोलना चाहते हो, किसी बैंक से अटैच होना चाहते हो, उसका भी आपको वो फैसिलिटी दे देते हैं, है ना। इसका हम कह सकते हैं कि आप बैंक एक एजेंट के रूप में काम करोगे। तो ये भी आप देखोगे कि बैंक वाले ही आपको अथराइज कर देते हैं, डिविडेंड देने का भी काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बैंक करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहले मैंने बताया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर भी समझ में आया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी चीजें मैंने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है? क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि भाई जो कॉमर्शियल, आपका पहला क्वेश्चन बन सकता है आरबीआई के ऊपर, उसके फंक्शन के बारे में बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कॉमर्शियल, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कॉमर्शियल बैंक के बारे में। और साथ ही साथ उनसे आपसे ये पूछ सकता है कि उनके क्या फंक्शन होते हैं, क्या प्राइमरी फंक्शन होते हैं, क्या सेकेंडरी फंक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इस तरीके से आपको तैयार करना है। इसके पहले वाले टॉपिक में जो मैंने बताया था, उसमें ये पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन क्या है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कास्ट और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन के बारे में पूछा जा सकता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो वो क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना है। तो लगभग ये भी आपका चैप्टर क्लियर हो गया। आपका अगला चैप्टर है मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट अच्छा चैप्टर है, बट इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है ना, तो इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, तो इन पे बहुत ज्यादा डिस्कस करने का कोई खास मतलब नहीं है। मनी मार्केट में जहां पे शॉर्ट पीरियड में चीजें चल रही हो, और कैपिटल मार्केट में जहां पे लंबे टाइम पीरियड में काम आप कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी का शेयर बाई कर लिए, है ना, किसी कंपनी का शेयर बाई कर लिए, तो आप वो 1 महीने 2 महीने के लिए थोड़ी बाई करोगे। वो आप अगर आप इन्वेस्ट किए हो, तो आप 2 4 10 साल 15 साल 20 साल के लिए भी आप सोच सकते हो। तो लंबे टाइम पीरियड के लिए आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अगर आप मनी मार्केट के रेगुलेटर की बात करोगे, कौन है? आरबीआई है। लेकिन अगर आप कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर की बात करोगे, वो कौन है? सेबी है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है, उसको रेगुलेट करता है। तो आप एक चीज देखोगे कि जब भी सेकेंडरी मार्केट, आप एक चीज देखोगे जब भी कैपिटल मार्केट की बात आती है, तो वो उसमें कैपिटल जनरेट करने की बात की जाती है, जहां से कैपिटल जनरेट होता है। और कैपिटल शॉर्ट टर्म में जनरेट नहीं होता, उसमें टाइम लगता है। मार्केट में लिस्ट होने के बाद, चाहे वो हो सकता है कि किसी किसी में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, किसी किसी में ऐसा भी होता है कि जितनी उसकी बिडिंग प्राइस है उतने पे लिस्ट हो रहा है, और किसी किसी में ऐसा भी होता है कि नुकसान भी हो जाता है। बट इनिशियल स्टेज पे वो लिस्ट मार्केट में होता है, फिर आप उसे बाई सेल कर सकते हो वहां से, फिर वहां पे कोई भी बाई सेल कर सकता है। पर उसमें नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं होती है, क्योंकि कुछ दिन तक उसमें लिक्विडिटी थोड़ी सी क्योंकि इसमें कुछ दिन तक वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ट्रेडिंग नहीं होती। तो पहला स्टेप यही होता है कि सबसे पहले जो आईपीओ आता है वो प्राइमरी मार्केट होता है, उसके बाद जब वो लिस्ट हो जाता है तो वो सेकेंडरी मार्केट बोला जाता है। फिर उसमें कोई भी बाई सेल कर सकता है। अब जब भी आप इसमें करोगे ना, तो एक होता है इन्वेस्टिंग, एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेड कर रहे हो। अब उसमें हो सकता है कि आप एक दिन के लिए कर रहे हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग, अगर आप एक दिन से ज्यादा कर रहे हो, 2 4 10 दिन 15 दिन 20 दिन, स्विंग ट्रेडिंग, है ना। इससे हो सकता है 10 20 25 दिन 50 दिन के लिए कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं ना, मोमेंटम ट्रेडिंग बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए जा रहे हो, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल, तो वो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो बेसिक बेसिक तौर पे आपने सारी चीजें समझ ली है। हमारे पास दो चीज होती है, या तो हम किसी प्रोडक्ट बनाते हैं, या तो कोई सर्विस देते हैं, है ना। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई सर्विस देते हो। जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या कोई सर्विस देते हो, इसमें लैंड भी यूज होता है, लेबर भी यूज होता है, कैपिटल भी यूज होता है, और लास्ट एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर भी यूज होता है। इसका मतलब ये लैंड को क्या मिलता है? लैंड को रेंट मिल जाएगा, लेबर को क्या मिलेगा? वेज मिल जाएगा, सैलरी मिल जाएगी, कैपिटल को क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट, है ना, प्रॉफिट। अब अगर इन सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका क्या निकल के आएगा? नेशनल इनकम। ठीक है, यही आपकी नेशनल इनकम है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ना, ये भी समझना है ना कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, नेशनल इनकम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहली चीज तो ये है
कि इससे आपको पता चलती है कि अगर नेशनल इनकम के हिसाब से आप ये अनुमान लगा सकते हो, नेशनल इनकम के हिसाब से आप लगा सकते हो अनुमान कि आपके राष्ट्र की अभी कंडीशन क्या है ना, आपके राष्ट्र की कंडीशन क्या है, आपके राष्ट्र की हेल्थ कैसी है, आपके देश की हेल्थ कैसी है, ये आप अनुमान लगा सकते हो किसकी मदद से, नेशनल इनकम की मदद से। इसके अलावा आपको यह पता चलेगा कि भाई नेशनल इनकम तो हमारी ठीक ठाक है, बट क्या हमारे पास जो लोग हैं ना उनमें उनकी इनकम कितनी है ना, पीपल्स की इनकम कितनी है, क्या ये जो नेशनल इनकम आपको दिख रही है ना, क्या ये सबके पास पहुंच रही है या फिर कुछ कम लोगों के पास ये केंद्रित हो गई है ना, क्या हमारे पास इनकम गैप ज्यादा है हमारे देश में, तो जो भी आप पॉलिसी बनाओगे ना उस हिसाब से पॉलिसी बनाओगे। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जब भी सरकार बजट बनाती है ना, तो वो देखती है कि उसके पूरे राष्ट्र की कमाई कितनी है ना, किस हिसाब से कमाई है और किस हिसाब से उसे आगे बजट बना के और राष्ट्र को कहां तक लेके जाना है। तो उसके लिए भी आप देखो कि नेशनल इनकम है वो गवर्नमेंट की हेल्प करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, ये सारी चीजें आप इससे पता लगा सकते हो। इवन गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा मदद करती है। तो अब कोई अगर आपको नेशनल इनकम के बारे में पूछेगा तो बहुत सिंपल सा फंडा है, एक राष्ट्र की एक वित्तीय वर्ष में कितनी आय है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, वो होती है नेशनल इनकम। अब इसमें आपको दो चीज समझना है, एक होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है। स्टॉक कॉन्सेप्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, उम्मीद करता हूं आपको नहीं समझ में आया होगा, बताता हूं। पॉइंट ऑफ टाइम का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप एग्जैक्ट आंसर कर दो। जैसे मैं पूछ लूं कि आपकी वेल्थ कितनी है ना, आपकी वेल्थ कितनी है, मैं आपसे पूछूं आपकी वेल्थ कितनी है, आप बता दोगे कि मेरी वेल्थ कितनी है, मेरे पास 10 लाख रुपए है ना, मेरी वेल्थ 10 लाख है, या आप बता दोगे मेरी वेल्थ 1 करोड़ रुपए है ना, ऐसे आप तुरंत बता दोगे, इमीडिएट बता दोगे मेरी वेल्थ 1 करोड़ रुपए है। ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है। लेकिन अगर फ्लो कॉन्सेप्ट की बात करें ना, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक पीरियड, मतलब ये है कि मान लीजिए 50 दिन का, 1 साल का, 2 साल का, एक पीरियड की बात करता है। इसमें तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात किया क्योंकि टोटल आपकी वेल्थ कितनी है आपने आज एट द पॉइंट आपने बता दिया कैलकुलेट करके ये हो रही है। इसमें क्या है कि एक पीरियड की बात की जा रही है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल कौन सा बता सकते हो, नेशनल इनकम। किसी ने पूछा कि आपकी राष्ट्रीय आय कितनी है, आपकी नेशनल इनकम कितनी है, आप बता दोगे भैया 1 अप्रैल से लेके है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच में आप कैलकुलेट कर लोगे और बता दोगे कि आपकी नेशनल इनकम कितनी है। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, 1 साल का एक पीरियड है, एक फाइनेंशियल ईयर है, वो पीरियड ऑफ टाइम है। लेकिन ये किसकी बात कर रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है। तो आपको एग्जांपल भी समझ में आ गया कि अगर वेल्थ की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, अगर नेशनल इनकम की बात की जा रही है, जीडीपी की बात की जा रही है, जीएनपी की बात की जा रही है, एनएनपी की बात की जा रही है ना, वो सारे नेशनल इनकम में ही आ जाते हैं। तो ये आपके फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी को क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब टोटल है ना, ग्रॉस का मतलब टोटल ले सकते हो, टोटल सारा है। ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब घरेलू और प्रोडक्ट का मतलब उत्पाद। टोटल को लिख सकते हो हिंदी में सकल, तो इसे हिंदी में सबको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। जीडीपी मैंने बोला कि मैंने इसके पहले आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया, लेकिन अब जीडीपी के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी एक राष्ट्र में, इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया है ना, इंडिया के केस में हमें अगर जीडीपी पूछा जाए तो इसका मतलब यह होता है कि एक वित्तीय वर्ष, 1 फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष। अगर एक वित्तीय वर्ष पूछा जा रहा है तो कब से होगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च,
1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में एक फाइनेंशियल ईयर में, है ना, भारत के घरेलू सीमा में, एक फाइनेंशियल ईयर में भारत के घरेलू सीमा में, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ रहा है, यानी घरेलू सीमा के अंदर। घरेलू सीमा का मतलब ये हो गया कि जो इंडिया के अंदर हो, इंडिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है या सर्विस जो प्रोड्यूस की जा रही है, अब हो सकता है कि ये भारत के लोग हों, यानी रेजिडेंस हों, या फिर नॉन रेजिडेंस हों। रेजिडेंस यानी जो भारत के लोग हैं, भारत के निवासी हैं, है ना, या भारत के नागरिक हैं, वो भी कर सकते हैं प्रोडक्शन। जो भारत के नहीं है, किसी और देश के लोग इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में रह के प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको भी कैलकुलेट किया जाएगा, उनको भी यूज किया जाएगा, है ना। तो इंडिया के सीमा में जितने लोग भी रहते हैं, चाहे वो भारतीय हो या गैर भारतीय हो, उन अगर वो प्रोडक्शन में लगे हुए हैं तो उनको जीडीपी में कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है ना। तो एक वित्तीय वर्ष में भारत के घरेलू सीमा में रहने वाले भारतीय या फिर नॉन भारतीय, इंडियन और फिर नॉन इंडियन या फॉरेनर के द्वारा कुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है, कुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मौद्रिक मूल्य, मौद्रिक मूल्य यानी मॉनेटरी वैल्यू जीडीपी कहलाती है। ये चीज समझ में आया। और एक लास्ट यहां पॉइंट है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब इंटरमीडिएट चीजें यहां पे ऐड नहीं होंगी, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है वो शामिल होगा। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आप ब्रेड बनाने का कारोबार करते हो, है ना, ब्रेड बनाने का कारोबार करते हो तो सबसे पहले आपको आटा खरीदना पड़ता है ना, आटा खरीदना पड़ता है। इसके बाद आप चीनी सबसे पहले आपको आटा खरीदना पड़ता है, तो आटे को आपको पिसवाना पड़ता है। वो सारी चीजें करने के बाद उन सारी चीजों को हम ऐड नहीं करेंगे, बीच में जो पूरा प्रोसेसिंग हो रहे हैं, जो इंटरमीडिएट गुड्स लग रहे हैं, उनको हम नहीं करेंगे कैलकुलेट। हम फाइनल गुड्स की बात करेंगे कि ब्रेड आपका कितने में तैयार हो रहा है, आटा आपका कितने में है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल ब्रेड कितने में तैयार हुआ है, जो फाइनल गुड्स है वो हमारा होगा इसमें, है ना, जीडीपी में ऐड होगा। क्लियर हो गया। बहुत सारे सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं वो इसमें यूज नहीं किए जाते, उसमें ऐड नहीं किए जाते हैं। तो आपने जीडीपी के बारे में तो अभी आपने जीडीपी के बारे में समझा, जीडीपी के बारे में समझा। अब हम कुछ और कीवर्ड के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। एक तो ये समझेंगे कि जीडीपी एक तो होती है एमपी और एक होती है एफसी, है ना। पहला तो जीडीपी एमपी और एफसी के बारे में समझ लेते हैं। जीडीपी एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, है ना। एमपी का क्या मतलब होता है? मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस यानी जो जीडीपी मार्केट प्राइस में निकाली जाती है उसे बोलते हैं जीडीपी एमपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस। और मार्केट प्राइस में हमेशा क्या ऐड होता है? टैक्सेस, टैक्सेस ऐड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और सब्सिडी, ठीक है ना, टैक्सेस एंड सब्सिडीज यहां पे ऐड होते हैं। क्लियर है। अब आपको फैक्टर कॉस्ट करना है, फैक्टर कॉस्ट करना है। फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप देखोगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस में से अगर आप टैक्सेस निकाल दोगे, मार्केट प्राइस में से अगर टैक्सेस निकाल दोगे और सब्सिडी ऐड कर दोगे, वो आपका हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, है ना। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में अंतर समझ में आया। मार्केट प्राइस में टैक्सेस ऐड होते हैं और फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड नहीं होते, एक्सक्लूड होते हैं, निकाल दिए जाते हैं। जो टैक्सेस नहीं रहेगा तो फैक्टर कॉस्ट होगा और टैक्सेस अगर रहेगा तो मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, तो आपने ये चीज समझा। अब इसके बाद तो अपने जीडीपी के बारे में तो समझ ही लिया। आइए समझते हैं दूसरा जीएनपी, है ना। जीएनपी, जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब तक हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे घरेलू सीमा के अंदर चाहे भारतीय हो चाहे कोई फॉरेनर हो, अगर उनमें से कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है उसको कैलकुलेट करते थे, क्योंकि हमें डोमेस्टिक चाहिए था। लेकिन अब हम नेशनल की बात कर रहे हैं, यानी भारतीयों के द्वारा, अगर भारत के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भी कैलकुलेट किया जाएगा। अगर कोई भारतीय अमेरिका में रह के प्रोडक्शन कर रहा है तो हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट किया जाता है और वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में होता है ना। तो अगर कोई भारतीय है या अगर कोई भारतीय है वो भारत में करे या फिर भारत से बाहर करे,
वो हमारे नेशनल प्रोडक्ट में आएगा और उसको हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हमारे डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग था। तो अब हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ये निकालने के लिए आपका जो जीडीपी है ना, इसमें NFIA अगर आप ऐड कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा जीएनपी। जीएनपी का मतलब जीडीपी प्लस NFIA अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, यानी जो विदेशी है वो हमारे देश में मान लो 100 रुपए कमाया है और हमारे देश वाले विदेश से 200 रुपए कमाए हैं, तो हम 200 में से 100 निकाल देंगे, जो 100 हमारा बचता है एडिशनल वो हम भारत मिला के ऐड कर देंगे और वो हमारा हो जाएगा NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। ठीक है ना, ये हमारा जीएनपी हो गया। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एनडीपी, है ना। इसके बाद आता है एनडीपी। अब एनडीपी निकालना है तो सबसे पहले आपका जीडीपी है, इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इसमें से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। एनडीपी निकालना है, जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, क्योंकि अभी हमें क्या, अभी हम ग्रॉस पे हैं और ग्रॉस से अगर हमें नेट पे जाना है, ग्रॉस का मतलब मान लीजिए आप कोई सामान खरीद के लाए हो, एक साल अच्छा चलेगा, एक साल के बाद उसमें कुछ ना कुछ खराबियां आएंगी तो आपको बनवाने में भी खर्चा जाना पड़ेगा ना, बनवाने के लिए खर्चा देना पड़ेगा, सो उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी आपकी जेब से कुछ पैसा निकल रहा है, उसे बोलते हैं हिंदी में घिसावट। तो डेप्रिसिएशन अगर आप जीडीपी से माइनस करोगे ना तो आपका नेट आ जाएगा, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा। एनडीपी का मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और लास्ट आपका एनएनपी आता है, एनएनपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो एनएनपी निकालना है ना, तो आपको यहां पे हमने जीएनपी निकाला है, ये जीएनपी लिखिए, जीएनपी लिखिए और यहां से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, है ना। यहां पे आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, जैसे ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ ये नेट आ गया, तो हमारा एनएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन हो गया। तो इस तरीके से हम एनएनपी निकाल सकते हैं। तो आपने जीडीपी भी देख लिया, जीएनपी भी देख लिया, एनडीपी भी देख लिया, एनएनपी भी देख लिया, कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखते हैं कि नेशनल इनकम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका हो सकता है ना। नेशनल इनकम, अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है तो क्या तरीका हो सकता है। तो पहला है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा होता है अर्निंग मेथड और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर इन तीन मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपने देश की नेशनल इनकम। प्रोडक्शन मेथड का मतलब यह है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे एक वित्तीय वर्ष में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके मॉनेटरी वैल्यू को हम ऐड कर देते हैं, तो ये पहला हो गया। दूसरा है अर्निंग मेथड, यानी जितने भी लोग इन प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनको जो इनकी जो अर्निंग है, इनकी जो भी अर्निंग है, जैसे रेंट के जैसे लैंड के लिए रेंट हो गया, कैपिटल के लिए क्या हो गया, आरओआई हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लेबर के लिए वेज हो गया, एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट हो गया, इनके अर्निंग को ऐड कर दीजिए। इन सबके अर्निंग को ऐड करने के बाद जो एक्चुअल में आंकड़ा निकल के आएगा वो आपका नेशनल इनकम है। और तीसरा तरीका होता है एक्सपेंडिचर मेथड, यानी जो लोग अर्निंग कर रहे हैं ना वो खर्च भी तो करेंगे, जो वेज पा रहा है लेबर वो खर्च भी तो करेगा ना। तो एक तीसरा तरीका इसके माध्यम से होता है। सबसे ज्यादा फेमस कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड सबसे ज्यादा फेमस है। तो अगर जब भी नेशनल इनकम निकालना होता है तो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, है ना। ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड से जो नेशनल इनकम निकल के आ रहा है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है। C का मतलब होता है कंजम्पशन, है ना, जो प्राइवेट कंजम्पशन हो रहा है वो होता है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब है जो गवर्नमेंट खर्च कर रहा है मार्केट में, है ना, वो हो गया। और एक्स माइनस एम का मतलब हम जितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जितना इंपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, अगर हम 200 रुपए का एक्सपोर्ट कर रहे हैं और 100 रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं तो 200 के एक्सपोर्ट में से 100 रुपए का इंपोर्ट हटा देंगे तो जो हमारा 100 रुपए बचता है वो इसमें ऐड कर लेते हैं। तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, ये आपको याद। अब आप ये कहोगे कि सर ये जो अर्निंग मेथड है इसके माध्यम से कैसे करते हैं। अर्निंग का मतलब क्या होता है, इनकम, अर्निंग का मतलब होता है इनकम। तो इसमें क्या हो गया,
आप चार, आपको मैंने बताया था ना कि 4 लोग लगते हैं, और मैंने पहले ही बता दिया कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लगते हैं, उनको क्या मिलता है? लैंड को क्या मिलेगा? रेंट, ठीक है ना। उसके बाद कैपिटल को क्या मिलेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेबर को क्या मिलेगा? वेज। और इसको क्या मिलेगा? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। इन सबको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आपका क्या हो गया? नेशनल इनकम हो गया। प्रोडक्शन मेथड करना है तो जो वैल्यू आप फाइनल आउटपुट आ रहा है वो आपका हो गया, यानी कि जो भी वैल्यू आप आउटपुट आ रहा है उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स हटा देंगे तो आपका प्रोडक्शन मेथड से आ जाएगा। तो ये तरीका होता है जिसके माध्यम से आप जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हो, या ये तरीका होता है जिसके माध्यम से आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक लास्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कुछ प्रॉब्लम भी आती है क्या? तो बिल्कुल आएगी प्रॉब्लम। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम डबल काउंटिंग करते हैं। सपोज करिए कि आपको ब्रेड बनाना है, आपने आटा लाया वो भी कैलकुलेट कर लिया, इसके अलावा जो इंटरमीडिएट गुड्स आपने वो भी कैलकुलेट कर लिया, तो डबल काउंटिंग आ गया यहाँ पे, है ना। इंटरमीडिएट गुड्स को जबकि आपको निकालना है, लेकिन पता चला आप वो भी काउंट कर लेते हो, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है। कई बार डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया। सेकंड चीज है कि सारी चीजें आप मॉनेटरी वैल्यू में नहीं निकाल सकते, सारी चीजों को आप मॉनेटरी वैल्यू में नहीं निकाल सकते। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे आपके घर में जो महिलाएं हैं वो भी तो काम करती हैं ना पूरे दिन, खाना बनाना, सबका केयर करना, बहुत सारा काम करती हैं, लेकिन उनकी जो वैल्यू है, उनके काम की कोई वैल्यू हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि वो मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, उन्हें मॉनेटरी टर्म में हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसे नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट। तीसरी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ना। तीसरी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम हो रहा है वो तो आप कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, है ना। ठीक है ना। जो रेडी पटरी पे काम करने वाले लोग हैं, है ना, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, उनको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो बहुत प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन में। इलीगल एक्टिविटीज है, इसके अलावा जो ब्लैक मनी है, ये सारी चीजें कैसे आप कैलकुलेट करोगे? नहीं कर पाओगे ना कैलकुलेट। तो ये सब भी तो एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कुछ नेगेटिविटी है जो कि इसके कैलकुलेशन में आती है, तो वो चीज भी आपको ध्यान रखना। इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में बताइए। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि नेशनल इनकम क्या है, कितने तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेट किया जा सकता है, क्या नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है क्या? तो वो एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए लगे हाथ सेज लॉ को भी समझ लेते हैं। बेसिकली सेज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये थे जिन्होंने अपनी बातें बहुत दिन तक लोगों से मनवाई, और लोग इसे मानते भी रहे, लोग फॉलो करते रहे आग मूंद के। इनकी बातें कुछ इंपॉर्टेंट उस समय के परिप्रेक्ष्य में हो सकता रही होंगी, लेकिन बाद के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा मजबूती देखने को नहीं मिली। बेसिकली सेज लॉ ये कहता था ना कि जो प्रोडक्शन है वो अपने आप अपना डिमांड डिसाइड कर लेता है। जो प्रोडक्शन है वो अपने आप अपना डिमांड डिसाइड कर लेता है। प्रोडक्शन का मतलब होता है सप्लाई। इनका कहना था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, यानी जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा वो सारा का सारा बिक जाएगा, है ना। जितना भी प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा वो सारा का सारा बिक जाएगा, पर्याप्त मात्रा में वो अपने आप ही डिमांड क्रिएट कर लेगा। हाँ, उतने बायर्स आ जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अब जितना भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर लोगे और मार्केट उसे कंज्यूम कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो इनका ये कहना था कि नहीं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट कर लेता है, सो टेंशन नहीं लेना, जितना प्रोडक्शन कर पाओ करते रहो। पहली चीज ये है, यहीं से इनकी थियरी बनती है, और बहुत सारे लोग इसे मानते भी हैं। लेकिन बाद में आते हैं कि अपोज में कीन्स आते हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स आते हैं, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट नहीं करता है, डिमांड अपना सप्लाई बनाता है ना। डिमांड के हिसाब से सप्लाई डिसाइड होती है ना। सप्लाई के हिसाब से डिमांड डिसाइड नहीं होती है। आप डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या बोला? सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन्होंने बोला डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीन्स के हिसाब से डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेज लॉ के हिसाब से सप्लाई ज्यादा इंपॉर्टेंट। इन्होंने कुछ और बातें बोली। एक तो ये बात बोली कि जो मनी होती है ना, ये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसका क्या मतलब हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब हुआ? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब हुआ कि प्रोडक्शन मार्केट में हो गया, हमारे पास प्रोडक्ट है,
तो अगर हमें प्रोडक्ट बाई करना है तो हम पैसे का यूज किए, प्रोडक्ट बाई कर लिए, है ना। पैसे का यूज सिर्फ इतना है कि हम प्रोडक्ट को बाई कर लेंगे, इससे ज्यादा पैसे का कोई यूज नहीं है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में पैसे का यूज किया जाता है, मनी का यूज किया जाता है ना, और कोई इसका मतलब नहीं है। एक और बात इन्होंने बोला था कि मार्केट में जितने लोगों को रोजगार चाहिए सबको रोजगार मिला हुआ है ना, बेरोजगार कोई है ही नहीं। ये कुछ बातें इनकी थी जो कि इस थियरी में की पॉइंट थी। आइए इस थियरी में सबसे पहले अजम्पशन को समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस क्या क्या हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी सप्लाई मार्केट में आएगी वो अपने आप अपना डिमांड क्रिएट कर लेगी, जो भी आपूर्ति होगी वो अपने हिसाब से मांग बना लेगी। पहली बात इन्होंने ये, ठीक है। इनका ग्राफ भी हम साथ में लेके चलते हैं तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। एक मिनट, है ना। ये आपका डिमांड हो गया, ये आपका सप्लाई हो गया, ये आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ये सप्लाई है और ये डिमांड है। तो इन्होंने कहा कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है और ये मार्केट में हमेशा रहती है, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंडीशन हट जाए, है ना, बट वो फिर अपने आप आके बन जाती है। तो इन्होंने कहा सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, यानी जो सप्लाई ये है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने आप डिमांड क्रिएट कर लेती है। पहला पॉइंट इनका ध्यान रखिएगा। इन्होंने दूसरा बोला कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है। इन्होंने बोला कि मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट है। ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कुछ लोग बेरोजगार हो जाए, बट वो जैसे ही लॉन्ग टर्म की बात करी जाएगी तो वो मतलब उनको रोजगार मिल जाएगा, बेरोजगार नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तीसरी बात इन्होंने कहा लॉन्ग रन की। इन्होंने जो थियरी दी है वो लॉन्ग रन की दी है, यानी लंबे समय के लिए थियरी दी है। ये नहीं कि इन्होंने कहा 1 साल 1.5 साल 2 साल की स्टडी नहीं करेंगे, हम 10-20 साल 50 साल की स्टडी करेंगे। तो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड की इन्होंने लिया है। पांचवा पॉइंट इनका है कि फ्री कंपटीशन। फ्री कंपटीशन की बात करते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। इन्होंने बोलता है, मतलब ये बोलते हैं कि मार्केट में कोई रोक टोक नहीं है, जिसको मन करे वो आके अपना व्यापार कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीजें सबके लिए सुलभ है। तो फ्री कंपटीशन की बात करते हैं। 6 पॉइंट इनका ये, 6 पॉइंट ये है कि कहे कि ये गवर्नमेंट वगैरह जो चीज है ना, गवर्नमेंट वगैरह एग्जिस्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट का कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए मार्केट में, गवर्नमेंट होनी ही नहीं चाहिए, है ना। इन्हीं के थियरी पे आप देखोगे, अगर एक देश की बात करें, यूएसए शुरुआत में इन्हीं की थियरी पे चलने का प्रयास किया है। यूएसए में गवर्नमेंट के पास पावर बहुत कम होती थी, आज के यूएसए में गवर्नमेंट के पास फिर भी बहुत ज्यादा पावर है। पहले के यूएसए में गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर नहीं थी, मार्केट वहां पे सुपीरियर था। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना ही नहीं चाहिए, अगर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होगा तो मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड काम नहीं कर पाएगा। और इन्होंने बोला है कि सप्लाई डिमांड ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। और इन्होंने ये बोला है ना कि जो भी इनकम होगी, जो भी इनकम होगी उसे सेव नहीं किया जाएगा, जो भी इनकम होगी उसे सेव नहीं किया जाएगा, है ना, सेव नहीं किया। इसका मतलब यह है कि सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब जो भी आपके पास पैसे बचेंगे सब आप मार्केट में लगा दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे, बचा उचा के नहीं रखने वाला कॉन्सेप्ट है ना। तो इनका अजम्पशन है, ये कुछ अजम्पशन के बिहाफ पे अपनी थियरी दिए हुए हैं। एक और पॉइंट इनके बारे में लिख देता हूं। इन्होंने बोला है कि जो वेज है ना, वेज है, ROI है, ठीक है, और रेंट है, जो वेज है, ROI है, रेंट है, सब फ्लेक्सिबल है। ये सब क्या है, फ्लेक्सिबल है, अपने आप ये चेंज हो जाते हैं। तो मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने ग्राफ ये बनाया कि ये सप्लाई है और ये डिमांड है। इन्होंने कहा कि सब कुछ फ्लेक्सिबल है। एग्जांपल के रूप में मान लीजिए अभी इक्विलिब्रियम है, अभी इक्विलिब्रियम है, सपोज करिए कि ये वेज है, इस वेज पर ये आउटकम निकल के आ रहा है, ठीक है, इस वेज पर ये आउटकम निकल के आ रहा है, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है। इनका कहना है कि इक्विलिब्रियम ब्रेक तो पहली बात नहीं होना चाहिए। सपोज करो कि शॉर्ट रन में अगर ये मतलब अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, सपोज करो कि शॉर्ट रन में अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, जो इक्विलिब्रियम है वो नॉन इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो गया। सपोज करो कि मार्केट में सप्लाई
यहां पहुंच गई, मार्केट में सप्लाई यहां पहुंच गई, तो वेज जो है डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, W1 हो जाएगा, है ना। मार्केट में सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है, और अगर मार्केट में सप्लाई बढ़ गई बहुत ज्यादा, डिमांड कम है, तो इसका मतलब फिर वेज अपने आप नीचे आएगा, वेज कम होगा और फिर यहां आके रुक जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए नीचे की तरफ अगर जाता है, वेज W2 हो गया, यानी वेज कम हो गया, और यहां पे आप देखोगे कि डिमांड ऐसे है, ये डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, वेज कम हो गया, तो अपने आप वेज बढ़ने लगेगा। जैसे डिमांड बढ़ेगी मार्केट में, वेज बढ़ने लगेगा, फिर से ये अपने इक्विलिब्रियम पे चला जाएगा। सेम यही इन्होंने बताया था कि चाहे ये प्रोडक्ट के केस में होगा या वेज के केस में होगा, सबके केस में इसी तरीके से इक्विलिब्रियम अपने आप आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन इन्होंने बताया कि भाई अपने आप ये सारे इतने फ्लेक्सिबल हैं, चाहे वेज की बात करें, चाहे ROI की, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें प्रोडक्ट मार्केट में, या फिर आप रेंट की, ये सारे के सारे फ्लेक्सिबल हैं और इजीली सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। ठीक है, तो इनका ये कुछ इनका अजम्पशन है जो कि आपको समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। क्रिटिसिज्म, इनका क्रिटिसिज्म किसने दिया है, जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया है। जॉन मेनार्ड केन्स ने इनका क्रिटिसिज्म किया है। पहला बोला कि इन्होंने बोला था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, इन्होंने बोला नहीं भाई, ओवर प्रोडक्शन हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन आप ज्यादा कर दे रहे हो, आपको स्टोर करना पड़ता है, उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं होती, वो सेल ही नहीं हो पा रहा है, आपको स्टोर करना पड़ता है, कुछ चीजें तो खराब हो जाती हैं। तो जो आप कह रहे हो ना कि सप्लाई अपने आप डिमांड क्रिएट करती है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, ओवर प्रोडक्शन की स्थिति आ जाती है, पहली चीज ये है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बताया, दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि जो आप बता रहे हो ना कि मनी, जो मनी है बेसिकली वो सिर्फ एक्सचेंज के लिए यूज की जा रही है। इन्होंने बोला था कि मनी जो है वो एक्सचेंज के लिए तो यूज की जा रही है, लेकिन स्टोर वैल्यू भी इसकी है, स्टोर वैल्यू, यानी इसका मतलब यह है कि एक्सचेंज यानी एक से दूसरे वस्तु को खरीदने के लिए तो लोग पैसे का यूज करते हैं, लेकिन लोग पैसा अपने पास संभाल के भी रखते हैं, है ना, अपने अकाउंट में भी लोग पैसा जमा करके रखते हैं, तो स्टोर वैल्यू भी है मनी की, सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू नहीं है। तो आपने जो बताया था ना, सेज लॉ में जो बताया गया था, उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। तीसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि जो सेविंग है इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेज लॉ में बोला गया था कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर, यानी जो भी पैसा आप सेव करोगे सब मार्केट में लगा दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। इनका कहना है फालतू की बातें हैं, सेविंग जितना भी आप करोगे ना सारा मार्केट में थोड़ी लगाओगे। अब ये थोड़ी होता है कि हम जितना भी कमाएंगे, मान लीजिए 50,000 आपकी सैलरी है ना, 10,000 आप हर महीने बचा रहे हो, तो क्या कर रहे हो, उसको भी खर्च कर दे रहे हो, मार्केट में लगा दे रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। 10,000 हम बचाते हैं अपने इमरजेंसी फंड के लिए, है ना, वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो हम कुछ पैसे तो बचा के रखते हैं ना, सारा पैसा थोड़ी मार्केट में खर्च कर देते हैं। तो इनका कहना है कि सेविंग जितनी भी होती है ना वो सारा मार्केट में नहीं आती है, कुछ मार्केट में आती है, कुछ आदमी अपने पास सेव कर लेता है, तो मार्केट में आती ही नहीं। ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा कि रियल मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, रियल मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, जो वास्तविक मार्केट है ना उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रहता है। क्योंकि सिंपल सी बात है ना कि आप ये बताओ, आप सोचो ना, अभी आज के समय में जो आपकी सिचुएशन चल रही है, क्या आज जितने लोगों को रोजगार चाहिए सबको मिल रहा है क्या? बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े हैं। अभी जो आंकड़ा आता है उसमें देखोगे इतनी हमारे पास बेरोजगारी दर है, तो कहां से आ रहा है? अगर सबको रोजगार मिल जाता तो ऐसा थोड़ी, तो जीरो हो जाता। तो रियल लाइफ में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट रहता है, और अनएम्प्लॉयमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा। जब एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाओगे तो आप देखोगे कि तो धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, बट एकदम से खत्म जैसी सिचुएशन नहीं बनती है। तो इन्होंने ये भी क्रिटिसाइज किया। सेज लॉ में बोला गया था कि वेज और प्राइस फ्लेक्सिबल है और अपने आप ये ऊपर नीचे होके सिचुएशन को मैनेज कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पर ले जाते हैं। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, वेज एंड प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होते, रिजिड होते हैं, जल्दी चेंज नहीं होते हैं। इसके पीछे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मेन्यू कॉस्ट का। जैसे मान लीजिए अगर आप बार बार आपको प्राइजेस चेंज करना, सपोज करो कि आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो और आपने एक मेन्यू कार्ड छपवा लिया, है ना, मेन्यू कार्ड छपवा लिया। अब बार बार अगर आपको प्राइस चेंज करना होगा तो मेन्यू कार्ड आपको बार बार चेंज करना होगा ना, तो मेन्यू कार्ड का भी तो कुछ कॉस्ट आता होगा, फ्री में तो छपता नहीं होगा। तो कौन सा रेस्टोरेंट वाला चाहेगा कि रोज हम प्राइस, आए दिन हम प्राइस चेंज कर करके और ये जो है अपना मेन्यू कार्ड चेंज करवाएं? उसका भी तो कॉस्टिंग आएगी ना। तो ऐसा लोग नहीं करते हैं। तो वही बात ये कह रहे हैं कि वेज एंड प्राइस इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, वो रिजिड होती है। लोग बार बार चेंज करना पसंद नहीं करते क्योंकि उसके पीछे भी कुछ कॉस्टिंग होती है, वो कॉस्ट सभी लोग बियर नहीं करना चाहते।
अगला पॉइंट इन्होंने कहा छठवां, इन्होंने कहा छठवां पॉइंट कि भाई आप कह रहे हो कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। 1930 का जब ग्रेट डिप्रेशन आया था ना, 1930 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो ये जो सेज ला है ना, जिसको लोग सेज ला कर रहे थे, ये फेल कर गया, मार्केट की कंडीशन सुधर ही नहीं रही थी। तब लोग ढूंढना स्टार्ट किए केन्स को, उन्होंने कहा कि भाई बताओ कैसे सुधरेगी, उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार को हाथ बढ़ाना पड़ेगा, सरकार को एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, सरकार को अपने एंड से प्रोडक्टिविटी लानी पड़ेगी मार्केट में। जब पैसा सरकार ने डाला, फिर वो सिचुएशन से धीरे धीरे लोग बाहर आए, वहीं से फिजिकल पॉलिसी ज्यादा फेमस हुई। तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है ना, वो चीज आपको समझना है। तो यही चीज ये बोल रहे थे कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्केट में होना जरूरी है। और इन्होंने ये भी बताया कि अगर आप कह रहे हो कि हमेशा मार्केट इक्विलिब्रियम में बना रहता है, तो मार्केट में जो रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, बूम आता है, वो सब काहे को आ रहा है, वो सारी चीजें भी तो हो रही है ना। तो ओवरऑल ये सारे क्रिटिसिज्म जो कि सेज ला को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ओवरऑल आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। तो इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो क्लासिकल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो क्या है, या फिर सेज ला क्या है। तो आप ये पूरा जो मैंने आपको लेक्चर दिया है, इस लेक्चर को आप वहीं पे इंक्लूड कर सकते हो क्रिटिसिज्म के साथ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ ये भी लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा।